बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। मुझे यकीन है कि ईद जो है बड़ी खुशगवार गुजरी होगी। आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा, लुत्फ़अंदोज़ में होंगे। 4 दिन हमारे जो हैं ईद के, यानी 2 दिन और उसके बाद 1 दिन पहले और 1 दिन बाद कल तक का जो प्रोग्राम था वो आपके साथ लाइव मुलाकात नहीं थी, लेकिन आज लाइव मुलाकात हो रही है। गुज़िश्ता और गुजरी हुई ईद जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। एक ईद गुजर जाती है और भी काफ़ी दिन गुजर चुके होते हैं, जिन लोगों से हमारी मुलाकात हो रही होती है उनको हम ईद की मुबारक दे रहे होते हैं। और देनी भी इसलिए होती है क्योंकि इस्लामाबाद जैसा शहर जो है जहाँ बहुत सारे लोग चले जाते हैं और वो जब वापस आते हैं तो फिर एक दूसरे को उस गए हुए दिन की खुशी जो कि हमने इकट्ठे नहीं गुजारी होती वो हम उसको एक दूसरे को याद दिलाते हैं। लेकिन ईद एक ऐसा दिन है जिस दिन हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, हमने सोचा हुआ होता है, ये तय होता है कि खुश और खुशी के साथ गुजारने का दिन है। ये एक ऐसा दिन है जिसमें हम एक दूसरे के साथ बहुत सारे अच्छे वक्त जो है वो बांटने जा रहे हैं, जिसमें हम एक दूसरे को बहुत सारी अच्छी यादें देने जा रहे हैं। ये जो एक सोच है, इस सोच के फ़र्क के साथ ही वो दिन फ़र्क हो जाता है। हालांकि वो दिन उसी तरह का होता है, उसी तरह सूरज निकलता है, उसी तरह से सूरज ग़रूब होता है, उसी तरह से घड़ियाँ जो हैं वो घंटों में बदलती हैं, मिनट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहे होते हैं और एक एक मिनट जो है वो काटना दुश्वार हो जाता है अगर हमारे पास वो तमाम चीज़ें ना हों जो कि हमने सोची हुई होती हैं, जो तय की होती हैं। अगर हमारे पास हमारे अपने ना हों, अगर मनपसंद हमारे पास कोई चीज़ ना हो, या हम किसी भी वजह से अफसरदा हों, उदास हों या मलूल हों, तो फिर हमारा दिन उतना खुश और उतना हमारी घड़ियाँ जो हैं वो इतनी तेज़ी से नहीं गुजरती। आपने कभी नोट किया ना कि जब हम खुश होते हैं तो वक्त ऐसे लगता है जैसे उड़ रहा है, वक्त के गुजरने का ही पता नहीं चलता, सुबह से शाम होने का पता नहीं चलता और फिर इसी तरह से गुजरते हुए हफ्तों, महीनों, सालों का पता नहीं चलता। और अगर इंसान किसी परेशानी में हो तो फिर उसको एक एक लम्हा दुश्वार होता है, जिसे काटना पड़ता है, उसको वक्त को गुजारना पड़ता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी में उसी माइंड सेट के साथ जिएँ जिस तरह से हम ईद को जीते हैं। फिर एक दिन हम तय कर सकते हैं कि इस दिन को हमने खुशी के साथ गुजारना है। इस दिन अगर कोई बात होगी भी ऐसी तो उसको ओवरलुक कर देना है, अगर कोई ऐसी चीज़ होगी भी तो उसको हमने इग्नोर करना है, हमने दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है, हमने कोशिश करनी है कि हम खुश रहें और खुश रखें। तो जब हम इस सोच और नीयत के साथ उस दिन को शुरू करते हैं ना तो पूरा दिन हमारा वो अच्छी यादें छोड़ के जाता है, हमारे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी। सो हर दिन हम, एक मुहावरा भी है ना कि हर दिन ईद और हर रात शब बारात हो, वो हो सकती है सिर्फ अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होने के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसी इरादे और नीयत की जिसका मैं तज़किरा कर रही हूँ। सो आज अगर हम ये रिजॉल्व कर लें कि हमने वाकई हर दिन ईद की तरह ही गुजारना है और हर रात जो है वो हमारी शब बारात की तरह ही होगी, तो इस एक फ़ैसले के साथ हमारी चीज़ों की तरफ जो रुझान है और अप्रोच है, जो सोच है, वो चीज़ चेंज हो जाएगी। और उस चेंज के साथ ही देखिएगा और महसूस कीजिएगा कि ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आती है। वही बातें जो आज हमें बहुत तकलीफ दे लगती हैं, छोटी छोटी बातें, उन्हें हम बहुत मामूली समझ के नज़रअंदाज करने पर कादिर हो जाएंगे। और ये वो ताकत है जो किसी इंसान के पास हो तो वो खुश रहने का गुर और हुनर सीख ही लेता है। अच्छा जनाब, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी। वाह, क्या क्या कुछ किया ईद पे आपने? मसलन अच्छा, उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या क्या कुछ किया आपने? उन्होंने कहा बड़ा किया। आप कसाई हैं भाई? हाँ, आपने नहीं कहा, फिर कौन बोला वहां से? अच्छा, इन्होंने कहा एक दूसरे की तरफ शराब। आप कसाई हैं? अच्छा, कसाई नहीं है लेकिन अपना किया। वेरी गुड, जो भी किया अच्छा किया, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी तो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमानों से। हमारी मुलाकात होगी डॉक्टर रिजवाना चौधरी से, कुछ बातें होंगी ख़वातीन और उनसे जुड़ी उनकी हेल्थ और उसके कुछ टिप्स के बारे में। और फिर उसके बाद हम चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से के बाद तरफ, जहाँ पर कुछ किचन रेसिपीज़ जो कि आज बकरा ईद, बड़ी ईद के हवाले से आज आपके साथ तलत जो है वो शेयर करेंगी। और फिर उसके साथ साथ कुछ बातें जो कि हमारी स्पोर्ट्स के साथ और इस फील्ड के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ पे आजकल एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ चल रही हैं। सो AR जैदी साहब जो है हमें ज्वाइन करेंगे और कुछ इस सीरीज़ के बारे में बातचीत जो है वो भी शो का हिस्सा होगी। लेकिन मैंने हमेशा की तरह एक ब्रेक के लिए रुकना है और फिर ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।
खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। अब हमने बात करनी है कुछ मैचेस के हवाले से, जहाँ पे कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज़ जो है उसका सिलसिला जारी है। आज दूसरा मैच जो है 4 बजे आप देख सकेंगे। पहला मैच जो कि पाकिस्तान जीत चुका है T20 सीरीज़ का, अगर खुदा ना खास्ता आज का मैच जो है वो किसी वजह से नहीं भी हम हासिल कर पाते तो सीरीज़ 1-1 से बराबर हो जाएगी और ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं, और हम जिसके लिए दुआगो भी हैं और पुरुमीद भी, कि पाकिस्तान टीम जो है ये सीरीज़ जीत जाएगी, यानी आज का मैच जीत कर 2-0 के साथ जो है अपनी बर्तरी साबित करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दौरान अब तक बहुत सारे मैचेस जो हैं वो खेले गए। 3 मैचेस जो शाहिद अफरीदी के तहत खेले गए उनकी कैप्टनसी में, उन तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने फतह हासिल की है और 8 T20 मैचेस जो हैं वो खेले जा चुके हैं। 9वां मैच जो है आज खेला जाएगा और 5 मैचेस जो हैं पाकिस्तान अब तक जीत चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ हैं AR ज़ैदी साहब। मज़ीद तबसरा और मालूमात जानने के लिए कैसे हैं आप? बिल्कुल, आपकी दुआ है। आपको क्या उम्मीद है आज के मैच में? हरारे में होने वाला मैच जो है कैसा रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे 1998 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ जिम्बाब्वे जाने का शर्फ हासिल है। अच्छा, तो ये जो विकेट है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। स्पिनर्स को भी ये सपोर्ट करती है, सीमर्स को भी सपोर्ट करती है। और जिस तरह की पाकिस्तान ने पहले मैच में लो स्कोर करके 136 किया था पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान को आज बैटिंग अपनी बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी। आपके हाल में जो शाहिद अफरीदी कह रहे हैं 176 का टारगेट और ये तमाम टारगेट्स अचीव हुए? उन्होंने पहले मैच से पहले 170 का कहा था और मुझे याद है कि एक टेलीविजन चैनल पे मैंने ये कहा था कि मैं इसमें 10-15 रन ज़्यादा ऐड करूँगा। अच्छा, लेकिन 180-85 के करीब स्कोर होना चाहिए था, मगर पाकिस्तान ने 136 किया जो कि कतन सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। ठीक है, लेकिन आज आपको लगता है कि हमारी बैटिंग लाइन तो मजबूत है और जिम्बाब्वे की बॉलिंग लाइन इतनी मजबूत नहीं है, तो फिर आपके ख्याल में क्या वजह है कि जिसकी वजह से रन्स ना बन सकें या इतने हम अपना हदफ जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे? देखिए, जिम्बाब्वे को कुछ एडवांटेजेस हासिल हैं। एक तो पहले अपनी ग्राउंड पे खेल रहे हैं वो, अच्छा, अपने क्राउड के सामने खेल रहे हैं। सही। और जिम्बाब्वे की टीम, मैंने आपको बताया कि 1998 में मुझे जिम्बाब्वे जाने का इत्तेफाक हुआ था और मैंने जो इस ग्राउंड के ऊपर 4 मैच कवर किए थे उसमें मुझे ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि जिम्बाब्वे की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम के तौर पे सामने आई थी। अच्छा। और आज भी मुझे उम्मीद है कि वो मैच को इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, नहीं आज हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मतलब वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए भी ये सीरीज़ बहुत अहम है, इसलिए कि पाकिस्तान जैसी टीम जिसे बहुत कम चांसेस और मौके मिलते हैं बहुत सारी सीरीज़ पे जाके खेलने के। लोग क्रिकेट टीम्स हमारे मुल्क में नहीं आती हैं, हमारे लिए हर एक सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ासतौर पर वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से। आपके ख्याल में जो नौजवान क्रिकेटर्स, नए क्रिकेटर्स इसमें शामिल किए गए, उनके इंडिविजुअली बताइए आपके ख्याल में किसका क्या पोटेंशियल है और कैसे उसको हम बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं? देखिए, आज कप्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान है कि वो कौन सी साइड जो है पाकिस्तान की देंगे। सियालकोट स्टैलियन की तरफ से जो यंग खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो ओपनर लेफ्ट हैंडेड हैं, उनको शायद आज ड्रॉप करने का शायद अफरीदी सोचें। अच्छा। और दूसरी बात ये, अभी आपने देखा इमाद वसीम हैं जो कि इस्लामाबाद के प्लेयर हैं, उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, 4 खिलाड़ी आउट किए, और उससे पहले जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्मेंस दी आखिरी मैच में, वो भी आपको याद है कि उन्होंने पाकिस्तान को मैच जिताया। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये नए लड़के जो आगे परफॉर्म भी कर रहे हैं और दूसरे जो सीनियर प्लेयर हैं जो नहीं परफॉर्म कर रहे, उनको थोड़ा सा वो डरा भी रहे हैं कि हम आपकी जगह पे मुस्तकिल भी आ सकते हैं। सही। आपके हाल में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अब, जबकि हमने जैसे आपने खुद अभी तस्करा किया, हमारे पास अभी हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी खेलेगी उससे और बहुत सारे प्लेयर्स जो कि टीम में शामिल हैं इस वक्त यंगस्टर्स, किन किन को मौका मजीद मिलना चाहिए, खिलाना चाहिए, किन किन को रिप्लेस किया जा सकता है ताकि आने वाले वर्ल्ड कप के लिए हमें अंदाज़ा हो जाए अपने प्लेयर्स के पोटेंशियल्स का और उनको भी एक्सपीरियंस हो जाए इंटरनेशनल क्रिकेट का, और उसके साथ साथ ज़रा सा दूसरे मुल्क के क्राउड और ग्राउंड पर खेलने का जो एक प्रेशर होता है उसको थोड़ा बर्दाश्त करने का? आपने पहली बात तो ये की डोमेस्टिक क्रिकेट की। डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी तक T20 का एक टूर्नामेंट हुआ है। हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो है बहुत फ्रेजाइल किस्म का स्ट्रक्चर है और हमारे जो प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि सड़कों से उठ के बच्चे जो हैं वो, जिस तरह आप अगर 71 में देखें तो ज़हीर अब्बास, मैं जब कराची में उनके घर के बाहर जहाँ मैं देखने के लिए गया कि वो कहाँ क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो पता चला कि वहाँ तो ग्राउंड ही कोई नहीं है और वो एक बिल्कुल कच्ची ग्राउंड के ऊपर वो क्रिकेट खेलते थे जिसे पंजाबी में रूढ़ी कहते हैं। तो अब बात यह है कि इस तरह आप अगर सड़कों से लड़के आपके इतने परफॉर्म कर रहे हैं तो आप देखें
कि इनको अगर प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएं, जिस तरह इंग्लैंड के अंदर हैं या ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं या साउथ अफ्रीका के अंदर हैं, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान कितना टैलेंट से भरा हुआ है। बिल्कुल सही। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि आपके ख्याल में अब इस सीरीज को हमने वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन के लिए कैसे यूज किया जा सकता है? कि हमने बजाय इसके कि हम T20 का जो मैचेस आगे आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जो 2016 के अंदर है, उसके लिए तैयार करना है। अब देखिए बात यह है, टीम तकरीबन आपकी फाइनल है। इट्स ए ब्लेंड ऑफ मैच्योरिटी एंड यंगस्टर्स के जो नए लड़के हैं। मुख्तार है, जिस तरह मैंने जिक्र किया, ओपन करते हैं, अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे। अब देखना ये है कि उनको कितने मौके और देने हैं। अभी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलनी है, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज आ रही, और इनके अंदर इन लड़कों को मजीद मौके मिलने चाहिए ताकि ये वर्ल्ड कप के लिए परफॉर्म कर सकें। वर्ल्ड कप से पहले तैयारी कर सकें। जैसे हमें पता हो कि क्या कौन सा प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर सक रहा है और कौन सा फॉर्म में नहीं है। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। जब भी पाकिस्तान का कोई मैच होता है हमें हमेशा बहुत एक्साइटमेंट और दिलचस्पी होती है क्रिकेट मैच में, खास तौर पे आज हरारे में होने वाला जो जिम्बाब्वे सीरीज़ का दूसरा T20 मैच है उसको हम जिक्र करें। यार जैदी साहब मेरे साथ हैं और बहुत सारी दुआएं और उम्मीदें हमारी हैं कि हमारी टीम जो है वो कामयाबी हासिल करे। लेकिन जहन में रहे कि इस सीरीज़ को ज़्यादा आपके ख्याल में लिया जाना चाहिए, फोकस सीरीज़ जीतने के ऊपर होना चाहिए, या इसको देखना चाहिए वर्ल्ड कप की प्रेप के तौर पर? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें हमें करने की ज़रा इजाज़त और होना चाहिए। और आपको क्या लग रहा है, स्ट्रेटजी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी टीम हल्की नहीं होती, और जिम्बाब्वे के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया, मुझे वहाँ पे जाके जिम्बाब्वे के इसी ग्राउंड पे हरारे के ऊपर मैच देखने का इत्तेफाक हुआ है। देखें बात यह है कि अपनी ग्राउंड के ऊपर और उनके प्लेयर जो हैं बड़े कम्पेटिटिव हैं, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, और जब उनको बैटिंग करनी होती है वो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो बात यह है कि अभी जो लास्ट मैच था उसमें तो हमने देखा कि पिच भी और आउटफील्ड भी थोड़ा स्लो रही। देखें वहाँ पे जो विकेट है उसका ये है कि ये लोग तो कहते थे कि स्पिनर्स के विकेट है, मगर वहाँ पे सीमर्स भी कामयाब हो रहे थे। और अब देखिए कि शुरू के ओवर्स में अगर सीमर्स कामयाब होते हैं, उसके बाद मिडल ओवर्स में स्पिनर्स कामयाब होते हैं। आपने इमाद वसीम से नई गेंद करवाई, आप ये देखें, और वो 4 आउट कर गए। अच्छा, वैसे इस फैसले पे भी थोड़ा सा वैसे शाहिद अफरीदी का बहुत बोल्ड डिसीजन कि उन्होंने इमाद वसीम के साथ ओपन किया और उससे बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा इस यंग क्रिकेटर को, जो उसने 4 विकेट्स फिर हासिल किए। ये जो कैप्टनसी भी हमें नजर आ रहा है कि उसका डिसीजन, इस डिसीजन पे आपका क्या कमेंट है, और क्या हमें इस तरह के डिसीजन लेने हैं अभी, और इनका क्या असर होगा पाकिस्तान? अगर आप अपनी मेमोरी को रिवाइंड करें और 1992 के वर्ल्ड कप में जाएं, तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम उस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई थी। आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड के कप्तान ने उस वर्ल्ड कप में दीपक पटेल, जो उनका राइट आर्म ऑफ स्पिनर था, उससे नई गेंद करवाई थी, और उसके बाद ये एक ट्रेंड सेट हुआ कि आप स्पिनर से नई गेंद करवाते हैं। इमाद वसीम को नई गेंद कराने का फैसला बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा ख्याल है शाहिद अफरीदी, जब मुझे याद है जब हम 1998 में जिम्बाब्वे गए थे, तो ये उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंबर थे और ये विकेट्स को समझते हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है उनका बड़ा नपत तोला फैसला था और जिसने पे बैक किया। तो आज के मैच के लिए भी आपके ख्याल में इसी तरह से स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, और क्या इमाद वसीम के साथ ही ओपन करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि हर मैच के ग्राउंड के अंदर जाके कप्तान नई स्ट्रेटजी बनाता है, तो देखें आप क्या कप्तान उसी स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं या किसी और स्ट्रेटजी के साथ। अच्छा, बैटिंग का हमारा डिलेमा वही रहा कि हमारे जब गिर गई थी विकेट्स, तो हम अगेन वी वर इन अ सिचुएशन, जो कि हमारी हमेशा से एक सिचुएशन तय होती है कि ये 3-4 हमारे जो शुरू वाले टॉप ऑर्डर है, इसने हमें टेंशन देनी ही देनी होती है। देखें कल एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि अगर हमारे ओपनर्स ने यही परफॉर्म करना है, तो आप पेशावर पैंथर्स के जो ओपनर थे शफीकुल्ला और मेरा ख्याल दूसरे का नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट पे परफॉर्म किया था, आप उनको ले जाते, क्योंकि मुख्तार ने भी परफॉर्म नहीं किया, वो यंगस्टर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। अहमद शहजाद अनसर्टन रहे हैं पिछले पूरे वर्ल्ड कप में भी और इस मैच में भी। तो वो क्रिटिक ने किसी ने लिखा था कि आप पेशावर पैंथर्स के लड़कों को, दोनों ओपनर्स को ले जाते, वो तो बड़ा परफॉर्म कर रहे थे। आप मुत्तफिक हैं उनकी राय से? लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि अगर उनमें से एक यंगस्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको कंसिडर जरूर सेलेक्टर्स को करना चाहिए। ठीक।
ठीक, और चांस और मौका देना चाहिए इन सीरीज में, टेस्ट एंड ट्रायल जो है वो चलना चाहिए। जी हम अगर आप देखिए मुख्तार अहमद ने भी उसी टूर्नामेंट के अंदर T20 के अंदर सेंचुरी भी की थी। अब अगर आप ये कहें कि मुख्तार को मेरिट पर सिलेक्ट नहीं किया गया तो ये भी गलत होगा। अब हमारे क्रिकेटर्स की तवक्को असल में ये होती है कि वो ओपनिंग का अगर स्टैंड अच्छा मिल जाए ना तो नीचे के सारे लड़के परफॉर्म करें। जी, हमारा और अहमद प्रॉब्लम मुख्तार की- सईद अनवर और आमिर सोहेल के बाद से आज तक ये है कि हमारा कोई ओपनर सेट ओपनिंग नहीं पेयर हो नहीं सका। मिला। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन फिर अहमद मुख्तार की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस इसलिए भी कि अंडर प्रेशर इतना परफॉर्म करना और फिर टीम को निकालना उन क्रूशल मोमेंट्स में से, ये एक बड़ी कमाल देखें किस्म मैं की- फिर यही कहूँगा कि देखिए 20 ओवर्स आपके पास होते हैं, पहले 3-4 ओवर ज़रा केयरफुली ओपनर्स खेलें और ये विकेट जो जिसके ऊपर गेंद स्लो आती है, लो और स्लो, तो उसके ऊपर तो ओपनर्स को बहुत केयरफुल खेलना चाहिए। अगर वो मेरा ख्याल है पहले 4-5 ओवर्स खेल जाएं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अगले 5 ओवर्स जो है फुल ऑफ रन होंगे। अच्छा, शाहिद अफरीदी को कहाँ पे खेलना चाहिए? 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आ जाना चाहिए, 20 नंबर पे, या नहीं, जिस शायद बैटिंग अफरीदी ऑर्डर मेरा में ख्याल है? है जहाँ पे सारी ज़िंदगी खेला है, देखें एक वक्त पे वो ओपनिंग करनी शुरू कर दी थी। मेरा ख्याल है 1997 में जब उसने कीनिया में सेंचुरी की थी, जो फास्टेस्ट सेंचुरी बड़ी मुद्दत तक रही, तो उन्होंने ओपन शुरू कर दी। मगर ओपनर फिर वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि जब वो स्ट्रोक खेलते हुए जल्दी आउट होते हैं तो 1 डाउन के ऊपर प्रेशर आता है, 2 डाउन के ऊपर प्रेशर आता है और पाकिस्तान के नीचे वाले बैट्समैन क्रम्बल कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है वो तो अभी नीचे ही खेलेंगे, वो अभी उसी पोजीशन पे खेलना चाहिए, उन्हें नंबर 3 नंबर 4 पे नहीं जाने की मेरा जरूरत नहीं मेरा है। नहीं ख्याल कि वो ऊपर खेलेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इमरान जूनियर, ये भी एक नया अच्छा एडिशन जिसने कि हमें एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी दिया। अगर आपने फाइनल देखा हो जो T20 का था तो उसके अंदर उन्होंने एक तो हैट्रिक की, नंबर 2 उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, नंबर 3 वो मैन ऑफ द मैच थे। देखिए वो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, कहते हैं उनको फास्ट मीडियम है, कुछ लोग कहते हैं वो स्पिनर की स्पीड पे गेंद करते हैं, वो डिसीव करते हैं बैट्समैन को अपनी पेस के साथ। और ये डिसेप्शन आपने देखा शायद अफरीदी ने खास तौर पे जिस वक्त वो स्पीच कर रहे थे मैन ऑफ द मैच सेरेमनी में, तो ये कहा कि इमरान खान ने बहुत अच्छी गेंद की और एक्चुअली उसने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया था। तो फुल ऑफ टैलेंट आप देखिए कि कोई नई तर्ज के बॉलर हैं और T20 क्रिकेट में तो मेरा ख्याल है नई तर्ज का बॉलर होना ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल सही। सो आपके ख्याल में आज का मैच जो है उसके बारे में हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए? मेरा ख्याल है कि शायद अफरीदी इमरान खान को आज का मैच खिलाएंगे। शायद, अच्छा, इमरान खान को खिलाएंगे जी। और क्या चेंजेस कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टीम में हो सकती हैं? मेरा जाती ख्याल है कि एक ट्रेडिशन है क्रिकेट में कि जो जीती हुई टीम होती है तकरीबन वही अगला मैच खेलती है, तो जो टीम जीती है उसी के ज़्यादा खेलने के चांसेस हैं। बिल्कुल सही। अगर आपको लगे कि टॉप हमारा जो ऑर्डर है उसमें चेंजेस की जानी चाहिए तो किन को आप रिकमेंड करेंगे कि ओपनिंग में अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए तो क्या किया जा सकता है? देखिए आपने पिछला मैच जीता हुआ, ठीक है 13 रन से जीता आपने, मगर ये है कि अभी तो कप्तान शायद ना सोचे कि चेंज करने का। बाकी ये है कि मुख्तार को अगर आप ना खिलाएं तो ये भी थोड़ा सा सख्त डिसीजन होगा क्योंकि यंगस्टर है, उसको मौके मिलने चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि आप एक मैच के अंदर स्कोर कर लें, हो सकता है आप दूसरे मैच के अंदर स्कोर कर लें। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि आप मुतमईन है कि जो चल रहा है उसको उसी तरह हाँ, से हमें लेके चलना एक चाहिए। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मुख्तार की वो जो है जैसे कहते हैं अभी इनएक्सपीरियंस है, उसको आपने इन एक्सपीरियंस के साथ चेंज करना है, तो हफीज़ एक ऐसा है जिसको आपने पिछला मैच नहीं खिलाया, शायद आप हफीज़ को टीम के अंदर लें। मगर इसमें मैं खुद इसके ऊपर अगर तनकीद करूं तो जब से हफीज़ के ऊपर बॉलिंग के ऊपर पाबंदी लगी है तो शायद उनकी यूटिलिटी इतनी ना रही हो टीम में। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जिस कॉम्बिनेशन में हम खेल रहे हैं हमें मेरा ख्याल है वही खेलें। और मैं भी इससे इत्तेफाक करूंगी कि इस सीरीज़ को हमें यंग अपना जो क्रिकेटर्स हैं उनको मौके देते हुए और उनके टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हमें जैसे कहते हैं एक्सप्लॉइट करना और एक्सप्लोर करने की एक स्ट्रैटेजी जो उसी पे चलना चाहिए ताकि वर्ल्ड कप के लिए हमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद हों कि हमारी जो फाइनल टीम होगी उसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन और कौन कौन सा क्रिकेटर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने देखिए का। हमें इस ये जो मैचेस हमें इंग्लैंड के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ मिल रहे हैं, इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगला T20 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर है, तो हमें चाहिए कि मैक्सिमम स्पिनर्स को हम ग्रूम करें। ठीक, क्योंकि इंडिया के विकेटों के ऊपर स्पिनिंग विकेटें मोस्टली होती हैं, तो हमें स्पिनर्स की और बैट्समैनों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट पे खड़ा होकर खेलने की कोशिश। तो जिम्बाब्वे की विकेट आपने बताया कि कमोबेश इसी तरह की विकेट है जो कि स्पिनर्स को सपोर्ट करती जिम्बाब्वे है। के अंदर 2 क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, एक है बुलावायो जो कि तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है हरारे से, ठीक है, ड्राइव करके, और दूसरा है हरारे। ये 2 उनके टेस्ट सेंटर्स हैं
और ये दोनों ही उनके ओडीआई सेंटर्स में। मुझे अफसोस है वैसे इस दफ़ा जो सीरीज़ जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने रखी, उन्होंने बुलावायो को कोई मैच नहीं दिया और सारे मैच हरारे के अंदर रखे। ठीक है, तो ये है कि हरारे की विकेट जो है लो एंड स्लो है, मैंने पहले कहा। सो मेरा ख्याल है काफ़ी हमारी तैयारी जो वर्ल्ड कप के लिए है, इसी तरह की विकेटें इंडिया के अंदर है, तो हमें मिली। और उसके बाद हमने आके शारजा में खेलना है, तो वहाँ पे भी विकेटें इसी किस्म की। अच्छा चलिए पीएसएल के बारे में भी लगे हाथों बात कर लें कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2009 की बात है, जिस वक्त श्रीलंका की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही थी। लाहौर के मैच से पहले कराची का आखिरी मैच मैंने कवर किया था और उसके बाद लाहौर वाला अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। तो उसके बाद पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट तो वैसे ही उसका ढांचा कोई नहीं था, इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। और आज 6 साल बाद जिस वक्त हम व्हेन वी आर लुकिंग बैक, तो हम ये देख रहे हैं कि हमने बाहर ही सारे मैच खेले हैं। शारजा के अंदर जाके अपनी होम सीरीज खेली हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीएसएल एक पहला कदम है जो हम यूएई में खेलेंगे, ज़्यादा बेहतर होता हम पाकिस्तान के अंदर खेलते। तो शायद आफरीदी ने भी पिछले दिनों कहा कि उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान में होता तो बेहतर होता, मगर एनी हाउ देयर नीड्स टू बी सम बिगिनिंग। तो अगर वहाँ पे पीएसएल में कोई इंटरनेशनल प्लेयर 50, 60, 70 आ जाते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को बूस्ट मिलता है। कितने के इम्कानात लग रहे हैं आपको कि जो आप कह रहे हैं 50, 60, 70 मेरा ख्याल है कि यूएई में खेलने में किसी को एतराज़ नहीं होगा। और यूएई में इंडियंस, पाकिस्तानीज, श्रीलंकन्स की, मैंने 1999 का शारजा कप वहाँ पे कवर किया था। तो वहाँ पे जो क्राउड होता है ना, असल में श्रीलंकन्स, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियंस, ये 4 नेशनैलिटीज़ मिल के वहाँ पे क्राउड बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुझे बड़ी उम्मीद है वहाँ पे जो टूर्नामेंट होगा बड़ा कामयाब टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच एआर ज़ैदी साहब, आप साथ में हमने थोड़ी बहुत बात की और कमोबेश वही बातें थी जिसका क्रिकेट लवर सबको पता है, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा पता होगा। बात यही है कि दुआएं हमारी और उम्मीदें कि पाकिस्तान जो है ना सिर्फ इस सीरीज़ में बल्कि आइंदा आने वाली तमाम सीरीज़ में हमेशा कामयाब और कामरान रहे। एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद होगी आपसे मुलाकात प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जहाँ पे हम मिलेंगे डॉक्टर रिजवाना से। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। जिस बच्चे से पूछें उसका एक ही ख्वाब होता है कि उसने डॉक्टर बनना है, और ख़ास तौर पे लड़कियां, वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि हर बेटी जो है वो डॉक्टर बने, और वो समझते हैं कि डॉक्टर बनकर वो एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी सकती है, जो कि बड़ी हद तक सही भी है। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि हम किसी डॉक्टर के साथ बैठ कर बात करें और किसी कामयाब डॉक्टर से पूछ सकें कि उनकी ज़िंदगी और इस एक चीज़ के बारे में उनका तबसरा और उनकी राय क्या है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और खुशियाँ जो हैं वो कैसे समेटी और कैसे हासिल की। यही सोच के हमने आज का अपना ये सेगमेंट रखा है, ताकि बहुत सारी हमारी बच्चियाँ जो कि मुस्तकबिल में प्लान करें कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, उन्हें पता चल रहा है कि उन्हें किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, कौन से मुश्किलात हैं, कौन से मसाइल हैं जिनका सामना करने के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा, और उनका सामना करने की टिप्स क्या हैं। जिस डॉक्टर से आपकी मुलाकात होने जा रही है वो एक बड़ी मशहूर और मारूफ सर्जन है, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर ऑफ गायनी है रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में, उसके साथ साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट होली फैमिली में, और उसके साथ साथ रीजनल डायरेक्टर हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की। मेरे साथ हैं बड़ी मारूफ डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू। अच्छा, कैसा लगता है यू बीइंग जिसे कहते हैं टॉप नॉच अमंग टॉप नॉच जिसे कहते हैं डॉक्टर्स के कंसिडर होना, इसका फील क्या है? फरा फील तो हर एक के लिए अच्छा होता है, आप जिस भी फील्ड में हो, इफ़ यू आर ऑन द टॉप, और अगर आपकी लोग इज्जत करते हैं तो मेरे ख्याल में हर एक को अच्छा लगता है, आप किसी भी फील्ड में हो। हमारी फील्ड में इसका एक एडिशनल ये है कि आपको बहुत से लोगों की दुआएं मिलती हैं। सच्ची बात है, जो शायद किसी और प्रोफेशन में उस तरह से आप नहीं हासिल कर पाते। एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, मैं समझती हूँ ये 2 प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें सारी उम्र लोग आपके कदरदान रहते हैं, लोग आपको दुआओं में याद रखते हैं, लोग जहाँ भी जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहबा, मुझे याद है मेरे नाना अबू कहा करते थे कि पढ़ते सारे हैं पर पढ़ता कोई कोई है। तो वो जो एक डिफरेंस है कि देयर सो मेनी डॉक्टर्स, आपके साथ आपके बैच में भी बहुत सारी ख़वातीन ने क्वालिफाई किया होगा, निकली होंगी, कोई उनमें से प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना नहीं बन सकी।
तो ये कैसे होता है कि बस फरा मेरे ख्याल में ये भी हर एक के अपने हालात होते हैं, अपने वाक़यात होते हैं, लेकिन इस मुल्क का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हर कोई उस लेवल पे बेटियों को पढ़ाना चाहता है, यानी जो पढ़ाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा लॉट ऐसा भी है जो बिल्कुल एजुकेशन नहीं देना चाहता, लेकिन जो पढ़ाना चाहता है वो पढ़ा भी देता है। उसके बाद जब उनकी शादियां होती हैं तो इट्स आई मीन यू आर ग्राउंड ज़ीरो। एंड इट्स अमेजिंग कि आप देखें कि पहले जब हम कर रहे थे तो सिर्फ 50 सीट्स थी लड़कियों की और 200 सीट्स थी लड़कों की एक मेडिकल कॉलेज में। हमें इस बात पे भी बड़ा गुस्सा आता था कि भाई क्यों लड़कियां, और वाकई लड़कियां बहुत मेहनती होती हैं लड़कों की निस्बत उस स्टेज पे, ठीक है, मार्क्स उनके ज़्यादा आते हैं। फिर एक टाइम था जब लड़कियां कोर्ट में चली गईं और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जी आप ओपन मेरिट रखें। अब ओपन मेरिट है तो बहुत अच्छी बात, जाहिर है, आई मीन वी शुड हैव इक्वालिटी एंड एवरीथिंग, लेकिन उसका आपके मुल्क को भी कोई फ़ायदा होना चाहिए ना। अगर आपकी 50% लड़कियां डॉक्टर बन के घर बैठ जाती हैं, लड़कों का अलमिया ये है कि FSC लेवल पे, A लेवल पे खिलन रहे होते हैं, आई मीन दे आर लीस्ट बॉदर्ड, वो नहीं जा पाते, लड़कियां चली जाती हैं। जब बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है, लड़कियां घर बैठ जाती हैं, अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन। मैं समझती हूँ पूरे वर्ल्ड में शायद ये कहीं नहीं होता होगा कि एक प्रोफेशनल एजुकेशन लेके उसके बाद लड़कियां घर बैठ जाती हैं या वो बिल्कुल लाइट सा जॉब ढूंढती हैं। तो नुकसान किसके, आपकी कंट्री का। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आप ओपन मैरिट करते हैं then there should be a bond। तो आपके, हाँ बिल्कुल बॉन्ड में भी then there should be a bond कि भाई आपने 5 साल पढ़ा है या 6 साल पढ़ा है तो आपने इतने साल सर्व भी करना है। गवर्नमेंट आपके ऊपर बहुत खर्चा कर रही है। ये मेंशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट का आपके ऊपर इतना खर्चा आया है और इतना अगर आप क्विट करेंगे और जॉब नहीं करेंगे तो दिस मच यू ओ टू पे बैक, इतना का आप हुकूमत को देंगे। ये हो तो फिर ठीक है, फिर ओपन मेरिट हो, फिर जो आएगा वो सोच समझ के आएगा कि भाई मैं वाकई कर सकता हूँ ये 6 साल की नौकरी या नहीं कर सकता। तो बस आगे लड़कियों की डेस्टिनी, उनके बहुत से इर्द गिर्द के लोग हैं जो डिसाइड करते हैं, वो खुद तो शायद कम ही डिसाइड कर पाते। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आपके ख्याल में लड़कियों को इतना पढ़ाना चाहिए क्यों नहीं पढ़ाना और या अच्छा पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना फायदा क्या होता है? क्यों नहीं फायदा? देखें, मैं समझती हूँ कि लड़कियां, अगर एक माँ पढ़ी लिखी है कभी उसका बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। बाप अगर पढ़ा लिखा भी हो सकता है उसके बच्चे अनपढ़ रहे। तो इसलिए लड़कियों को पढ़ाना जितना जरूरी है वो लड़कों को पढ़ाना उतना जरूरी नहीं। आप एक पूरी जनरेशन को पढ़ा देते हैं अगर आप एक माँ को पढ़ा। तुम मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। बिल्कुल, औलाद दूंगा, कौम दूंगा, एक जनरेशन पूरी दूंगा। तो इसलिए ये तो बात ही नहीं होनी चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब किस लेवल का पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, देखिए मेडिसिन बहुत मुश्किल शोबा है। आप उसमें इतनी मेहनत करते हैं कि जिसके घर में एक डॉक्टर है शायद सिर्फ वो समझ सकता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। लोगों को ये लग रहा होता है कि जी डॉक्टर्स खा गए, डॉक्टर्स ने सीधे मुंह बात नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वही डॉक्टर पूरी रात जागता रहा है। अब वो हो सकता है आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात ना कर सके, इसलिए कि आपके अपने हालात हैं, उसके अपने हालात हैं। लेकिन जिस घर में एक डॉक्टर है उसको पता है कि मेडिसिन की पढ़ाई, फिर आगे जिंदगी कितनी मुश्किल जिंदगी है, और लोग बड़ी खुशी खुशी डॉक्टर लड़कियां ब्याह के ले आते हैं, दूर से बड़ा चाम लग रहा होता है। फिर जब वो घर आ जाती हैं फिर पता चलता है कि एक्चुअली तो 3 अजनास हैं शफीक और रहमान की किताब में, कि एक मर्द, एक औरत और एक लेडी डॉक्टर। एंड आई थिंक दिस इज द फैक्ट कि लेडी डॉक्टर एक बिल्कुल अलग जुमरे में आती है, क्योंकि देखें जब आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप घर से भी अंडर प्रेशर हैं, आप अस्पताल से भी। हॉस्पिटल वाले आपको डांटेंगे कि लेट क्यों आए, घर वाले आपको डांटेंगे कि सारा अस्पताल तुमने ही संभालना है, भी अपने बच्चों को देखो, इनको भेजो, इनको ये करो। तो आपको बैलेंस रखना लड़कियों के लिए, बहुत सी लड़कियां खुद कोलैप्स कर जाती हैं कि भाई हम नहीं कर सकते ये सारा कुछ, प्रेगनेंसी करें, बच्चे करें, उनको पालें, घर वालों की बातें सुने और साथ काम करें और इतना टफ काम करें। सही। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो फिर लाइटर जॉब्स की तरफ चली जाती हैं, लेकिन नुकसान। अच्छा डॉक्टर रिजवाना, एक बड़ा कॉमनली हमारे यहाँ जो एक कहा जाता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिसएग्री करती हूँ, लेकिन कहा जाता है और अक्सर लोगों की सोच भी है कि नहीं पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा पढ़ा के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वातीन घर वर नहीं बसाती हैं, फिर ये फिर अपनी बहुत इनकी होती है, खुद पैसे कमाती हैं। देखिए फरा बात ये है कि हम अगर ये देखना चाहते हैं कि हमारी औरतें हमेशा नीचे रहें तो नहीं पढ़ाना चाहिए शायद। देखें, पढ़ लिख के आपका दिमाग बहुत सी चीज़ें सोचने के काबिल हो जाते हैं, आप कुछ जवाब भी देने लगते हैं। और जाहिर है जो ये एक आम नोशन है कि भाई लड़कियों का दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग नहीं खराब हो जाता, दिमाग सही हो जाता है, दिमाग चलना शुरू हो जाता है, दिमाग चलना शुरू हो जाता है, जो वो दिमाग जो आप लोगों ने ब्लॉक किए हुए हैं लड़कियों के। तो व्हाई नॉट, हर इंसान का एक राइट है, और मैं समझती हूँ पढ़ना लिखना तो आपको किसी सूरत रोकना ही नहीं चाहिए।
सही। अच्छा, आपने ये फील्ड खुद मुंतखब किया था या आपको पे ऊपर भी वालिदैन का प्रेशर था कि डॉक्टर बनना है? पता है कि उस स्टेज पे आजकल तो बच्चे बड़े माशाल्लाह समझदार हैं और इतना मीडिया और ये सारी जो गैजेटरीज हैं, और ये उस वक्त कुछ भी नहीं था। एक पीटीवी होता था और हम होते थे और हमारे पेरेंट्स होते थे, और पेरेंट्स की ख्वाहिश, हर पेरेंट की ये ख्वाहिश थी कि उसका बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर, और पहली प्रेफरेंस हमेशा डॉक्टर की होती थी। डॉक्टर्स को एक बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था, और वो मेरी अम्मी की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि भाई हम सभी डॉक्टर्स बने। तो हम माशाल्लाह काफ़ी बहन भाई हैं, लेकिन हम पहले दो, मैं और मेरी बहन, हम दोनों डॉक्टर बने, बाकी सब ने तौबा कर ली। अच्छा, हमारी ज़िंदगी देख के बाकियों ने कहा कि अम्मी आप जो भी कहें, नो दिस इज़ नॉट आवर फील्ड। तो द थिंग इज़ दिस, इट इज़ अ टफ लाइफ। लेकिन अब्बू बहुत सपोर्टिव थे हर चीज़ में कि नहीं यू मस्ट गो। और मैंने माशाल्लाह आई टॉप्ड इन ऑल द प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड, आपका एक रिकॉर्ड है जी, मेरा रिकॉर्ड है, मैं मेंशन करना भूल गई, मैंने नहीं इसमें मेंशन करने। और मैं लेकिन एट द सेम टाइम ना सिर्फ वो रिकॉर्ड है, मेरे पास बेतहाशा गोल्ड मेडल हैं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में भी उतनी तेज थी। मैं टेबल टेनिस टीम की कैप्टन रही थ्रू आउट कॉलेज लाइफ। आई वॉज इन डिबेट्स, आई वॉज इन सिंगिंग, आई वॉज इन लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरे अब्बू वाज अ वेरी इनकरेजिंग फोर्स बिहाइंड मी कि नहीं तुम्हें हर चीज करनी है। डॉक्टर रिजवाना चौधरी, आपका नाम शादी के बाद हुआ है या आप अपना नाम? मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया। ठीक है, मैंने उसका थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि कभी कभी डॉक्टर मती को लोग कहते हैं चौधरी साहब, जो नहीं जानते हैं ना, तो वो फिर उस वक्त एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। लेकिन मैंने सोचा कि व्हाई शुड वन चेंज वंस नेम। जी भाई, आपका वो नाम जिससे आपकी एक पहचान हुई, जिसमें आप पैदा हुए, जिसके साथ आप चले, फिर अचानक आप कुछ और बन जाएं, क्यों? आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो थैंक गॉड के मती ने भी कभी इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट नहीं किया, और अल्लाह का बिल्कुल सही। और ये वैसे भी बड़ी हद तक गोरा एंड वेस्टर्न फिलॉसफी है, जहाँ जिनके यहाँ वन मैन वन वुमन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पे बहुत फ़र्क है सारी कल्चरल सिस्टम्स। अच्छा डॉक्टर रिजवाना, जब आप पे फोर्स किया गया ये डिसीजन, या कहा गया आपको, फोर्स नहीं कहा गया, फोर्स नहीं कि आपने डॉक्टर बनना है? वो बचपन से हमेशा वो स्टेथ्स और वो वाली चीज़ें होती थी, और आपको खुद शौक था। यानी द थिंग इज दिस कि ये शायद आपके दिमाग में डाल दिया जाता है, जैसे मेरे तीनों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और मैं डॉक्टर बन गए। अच्छा, मैंने उनको फोर्स नहीं किया, लेकिन शायद बचपन से एक चीज़ उनके जहनों में ऐसी डाली हुई थी कि उनके नज़दीक यही एक प्रोफेशन था जिसमें उनको जाना था। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में आजकल एक बड़ा स्कूल ऑफ थॉट चलता है कि बच्चों को ना कहें कि उन्होंने क्या बनना है, लेट देम सी कि उन्होंने क्या बनना है, ये होना चाहिए, या उनको गाइड करना चाहिए पेरेंट्स को? नहीं, आपने ये मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को गाइड, वो जो टाइम है जिस वक्त आप मेक होते हैं या ब्रेक होते हैं, उस टाइम पे बच्चे ठीक है बहुत समझदार हैं, आजकल के बच्चे सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको एज पेरेंट्स ये पता है कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और आपको उनको किस लाइन पे लेके चलें। अगर वो उस कैपेबिलिटी में, आप जैसे मैं समझती थी, मेरा बेटा कंप्यूटर्स में बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं फिर भी ये समझती थी वो इतना पैशनेट इंसान है कि मैं ये समझती थी कि वो उसको डॉक्टर बनना चाहिए। और मैंने उसको कहा कि देखो तुम कंप्यूटर्स में करके तुम किसी बैंक के प्रेसिडेंट, अमेरिका के चलो जाके, तुम्हें वो दुआएं नहीं मिलेंगी जो हमें इस वक्त भी, आप यकीन करें कि हरम में बैठे हुए लोग जो हमारे मरीज हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जिनके साथ कभी हमने शायद कोई अच्छाई की हो, वो वहाँ से हमें मैसेज कर रहे होते हैं कि हमने आते ही सबसे पहली दुआ आपके लिए की। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कौन करता है? बिल्कुल। तो मैंने उसको कहा कि नहीं बेटा तुमको, और ये बचपन से मैंने कि नहीं ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप हर चीज ले लेते हैं, आप दुनिया भी और आप आखिरत भी कमा लेते हैं। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर, आपने उनके वो बन गए, लेकिन बने वो खुद, डिसीजन उनका अपना था। ठीक है, लेकिन आप इस पे एग्री करती हैं कि बच्चों को गाइड जरूर करना चाहिए? जरूर गाइड करना चाहिए। देखिए पेरेंट्स को उनकी कैपेबिलिटीज पता है, उनको पता है कि ये क्या बन सकता है, क्या इसमें ये कैपेबिलिटी है, फिर आप उसको गाइड करें, बजाय इसके कि वो पहले एक डिसीजन करें, फिर वो दूसरा करें, फिर वो सोचें कि नहीं ये उनके लिए ठीक नहीं है। सही, तो बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल छोड़ते हुए मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगी। वो सवाल है, आजकल दो सिस्टम्स हमारे यहाँ हो गए, कैम्ब्रिज सिस्टम और दूसरा हमारा FSC एंड मैट्रिक। अगर कोई भी फैमिली चाह रही हो कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान में मेडिकल में पढ़ाएं, क्या पैथ जो है उसे फॉलो करना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस है चूँकि, इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ ताकि वालिदैन जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश
आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना चौधरी मेरी मेहमान है, जो कि बड़ी मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर ऑफ गायनी है रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में, हेड ऑफ गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट है होली फैमिली हॉस्पिटल में, और उसके साथ साथ रीजनल डायरेक्टर हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की। मैंने आपसे बात की कि कौन सा बच्चों को कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ाना चाहिए, ओ लेवल ए लेवल करा के डॉक्टरी करानी चाहिए या फिर मैट्रिक FSC? पर बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री चाहते हैं और इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का भी अब उन्होंने ये कर दिया है, तो एक UHS का एग्ज़ाम होता है। अब UHS का जो एग्ज़ाम है वो FSC बेस्ड है, और बड़े अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने A लेवल में बड़ा अच्छा स्कोर किया होता है वो नहीं कर पाते, नहीं क्लियर कर पाते। जब वो नहीं, यानी ज़ाहिर है मार्क्स नहीं ले पाते, और पॉइंट मार्क्स की बात है इसमें, वो मार्क्स नहीं ले पाते और फिर वो बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं, सच्ची बात है। तो A लेवल का सिस्टम एक तरह से तकरीबन बाहर का सिस्टम बनता जा रहा है कि आप अपने बच्चों को कराएं और फिर आप उनको बाहर भेजें, क्योंकि जब उनके नहीं होते इन स्पाइट ऑफ वेरी गुड ग्रेड्स दे गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो इसलिए अगर तो आप फोकस्ड हैं कि भाई उनको यही कराना है, तो फिर तो आपको FSC करानी चाहिए और FSC के साथ UHS के एग्ज़ाम की तैयारी करानी चाहिए, जो कि पता नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सिस्टम ले आएँ तो मैं समझती हूँ कि दैट वुड बी एक्सेलेंट, कि भाई एक दफ़ा, अब हमारा जब टाइम था हम FSC करते थे और जितने मार्क्स आए हमें पता होता था कि मेरिट पे आना बस ये एडमिशन होना है कि नहीं होना। अब बच्चे इतने ज़्यादा मार्क्स लेके भी FSC में उसमें रह जाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो जिनके उसमें कम होते हैं वो उसमें ले जाते हैं जी। तो वो ठीक है, एक ये शायद इसमें कुछ बेहतरी हो, लेकिन ये कि A लेवल के बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और उनको हम खो रहे हैं। वो पाकिस्तान से A लेवल के बाद चले जाते हैं, तो जो चला गया उस टाइम पे वो तो फिर वापस नहीं लौटा। और हमारा ये जो दोहरा निज़ाम तालीम हमें बहुत नुकसान दे रहा है। आप देखें कि हमें एक ही सिस्टम अपनाना, A लेवल O लेवल का सिस्टम बहुत अच्छा है, या अगर आप मुझसे पूछें, ठीक है, क्योंकि जाहिर है उनकी एक कंसेप्चुअल पढ़ाई है, हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रट्टा है। इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस है कि आप FSC भी कर लेते हैं लेकिन आप बेसिक सवाल जो होते हैं वो भी नहीं दे पाते। और ये जो कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ते हैं, इनको बहुत कुछ आता होता है। इफ़ दे आर योर स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं कि इनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन शायद फिर वो आगे हमारे मेडिकल कॉलेजेस में भी नहीं चल पाते। अच्छा। तो अब ये है कि आपको फिर ये देखना है कि अगर आप वाकई ये चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक वर्सेटाइल सी पढ़ाई और कोई बात नहीं, अगर एडमिशन होता है या नहीं होता, कि कोई और ऑप्शन ओपन है, फिर तो शायद वो बेहतर है। वरना निज़ाम तालीम असूलन एक होना चाहिए, एग्जाम में समझती हूँ एक होना चाहिए, उसी के ऊपर मेरिट बनना चाहिए। ये क्या बात हुई एक एग्जाम, और उसमें आप सोचें उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो इतने मार्क्स उसमें लेके इसमें रह जाते हैं। बिल्कुल सही, और आप सही कह रही हैं। मेरिट लिस्ट लगा करती थी, एक कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, चौथा कॉलेज, एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट, आपके मेरिट के मुताबिक एडमिशंस हो जाते थे, एंड इट वाज क्रिस्टल क्लियर कि जी किसने। लेकिन अब बहुत ज़्यादा, ये अल्लाह करे कि कोई जो सुने इस बात को और इस मसले का हल निकाले, इसलिए कि हम नस्ल दर नस्ल अपने बेहतरीन लोग जो हैं वो खो रहे हैं, और इसका हमें बाद में पता चलेगा। अच्छा, एक तो ये बात होगी, उसके अलावा दूसरी बात है कि माशाल्लाह से आपने जैसे टॉप किया, यू वर ऑलवेज टॉपर। मेडिकल कॉलेज में जाके बहुत सारे लोग रिलैक्स भी हो जाते हैं कि हमने तो तीर मार लिया, मैदान मार लिया, और तो कैसे आप इतनी मेहनत करती रही एंड कैसे आपने एक्सेल किया बाकियों की निस्बत ज़्यादा? आई डोंट नो, कितने घंटे पढ़ती नहीं, मैं कितने घंटे नहीं पढ़ती थी। इसी चीज़ का बहुत से लोगों को मलाल भी होता था कि भाई ये पढ़ के मैं शुरू से शायद कंसेप्ट, वही बात है कंसेप्चुअल, ठीक है। इवन एज अ डॉक्टर आई वाज वेरी कंसेप्चुअल कि क्यों है ये चीज़, क्यों है, वाई, आप ये कह रहे हैं लेकिन क्यों। और अभी जब हमारे डॉक्टर्स में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं रहता। आपको इस स्टेज तक आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, आपको अपने आप को अप टू डेट रखने की ज़रूरत है, और आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। तो बस अल्लाह का साथ होता है, माँ बाप की दुआएं होती हैं, आपके लोग होते हैं जो आई हैड द हाईएस्ट मेरिट इन FSC, लेकिन मैंने किंग एडवर्ड वगैरह में नहीं गई, मेरा घर यहाँ था, और रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज तब नया बना था, आई वॉज इन द 4th बैच, लेकिन आई ऑप्टेड। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने पिंडी मेडिकल कॉलेज को एक नाम दिया, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स फिर आए जिनका मेरिट बहुत अच्छा था, जो कि कई फातिमा जिना में ले सकते थे, लेकिन चूंकि हमारा होम बेस था, सो वी थॉट कि हम यहाँ पे लेंगे, और जब यहाँ पे लिया तो फिर कभी वी नेवर लुक बैक। और आप ये देखें फरा कि अभी भी बड़ा ट्रेंड है लोगों में, बाहर चले जाएं। मैंने इंग्लैंड का एग्ज़ाम किया, मैंने अमेरिका का एग्ज़ाम, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझको ये मुल्क छोड़ के जाना।
अच्छा, ठीक है। मुझे अभी कुछ अर्सा पहले अपना के लोग आए हुए थे, तो जब उन्होंने सुना तो वो मुझे कहने लगी कि व्हाट इज अ ब्रेन लाइक यू डूइंग इन पाकिस्तान। अच्छा, आई फेल्ट सो बैड अबाउट इट कि ये हमारा एक पाकिस्तानी बंदा ही ये कह रहा है कि तुम क्यों नहीं, तुम तो इतना एक्सेल कर। जब भाई क्या एक्सेल क्या होता है? एक्सेल वो होता है जो आप अपने लोगों में करते हैं। हाँ, लेकिन एक्सेल ये भी तो होता है। आई एम वन पर्सन जिसने सोचा कि उसने कभी बाहर नहीं। आपने ब्रेन जो आज तक हुआ है, आपको नहीं चाहिए था कि आपका एलए में एक क्लिनिक हो, एक न्यूयॉर्क में नहीं चाहिए था, आपके चार्टर्ड तैयारे खड़े हो? नो फरा, मुझे कभी नहीं चाहिए था। आई एम अ वेरी कंटेंटेड पर्सन। मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो, मैंने सोचा कि नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने ख्वाहिश ही वो की जो मेरे पास मीन्स थे, तो आपकी क्यों कोई ख्वाहिश ऐसी हो जो पूरी ना हुई। अच्छा। अगर आप सोचें ही उस लेवल पे कि भाई ये मेरी ख्वाहिश है और ये मेरे मीन्स हैं, तो बस फिर तो आप बड़े कंटेंटेड इंसान। बड़ा स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है आपका। ज़हीन लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। आई एम वेरी एम्बिशियस होते हैं। फरा, आई एम वेरी एम्बिशियस। देखें, आप कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का हाईएस्ट पोस्ट ग्रेजुएट अदारा है और बड़ा ही अच्छा अदारा है। यानी इस मुल्क के अंदर ऐसे अदारे एक कौम का सरमाया है। उसके इलेक्शन होते हैं, 20 लोग पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट होते हैं किसी भी स्पेशलिटी के। माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा तीसरा इलेक्शन है। आई एम दी ओनली फीमेल जो 3rd टाइम इलेक्ट हो गया। ठीक है, तो एम्बिशियस होना इसको कहते हैं कि आप अपने मुल्क की चीज़ों को ठीक करें। एम्बिशियस होना ये नहीं है कि आप दूसरों के मुल्कों में जाके आप बहुत कुछ कमा लेंगे, आप बहुत कुछ, लेकिन अगर आप अपने मुल्क में रह के अपने लोगों के बीच में काम करते हैं, अपने लोगों को हेल्प आउट करते हैं जिस हद तक आप, जिस लेवल तक आप कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ का भी बड़ा मलाल है कि लोगों में ना डॉक्टर्स का एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट, यानी यूँ लगने लगता है कि जी डॉक्टर्स तो लूट गए, खा गए, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। आपने डॉक्टर्स की जिंदगी नहीं देखी। आप यकीन करें कि पैसा, यानी हमने आज तक जो कमाया, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वो हमने प्रॉपर्टी के बिजनेस से कमाया, हमने डॉक्टरी में नहीं किया। हमने जो डॉक्टरी में कमाया वो हमने डॉक्टरी पे ही लगा दिया। हॉस्पिटल बनाया, उसकी चीज़ें ली, उसकी ये उसको अपग्रेड करते चले गए। लेकिन बिजनेस में बड़ा पैसा, तो आपको वो क्यों नहीं नजर आते? ठीक है, वकालत में, उसमें, लेकिन नहीं, डॉक्टर की फीस देते हुए हर बंदे को वो होती है। हालांकि आप ये देखें कि वो डॉक्टर जो सुबह निकलता है वो शायद कहीं रात को घर जाता है। या आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दो, यानी ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि भाई आप करें और अब मेरी रात है तो अब मैं सो जाऊं। नहीं, अब वाहिद मैं हूं जिसका फोन खुला होता है सारी रात, जिसका जो दिल करता है, किसी का रात 2 बजे फोन आ रहा होता है, किसी का रात 3 बजे फोन आ रहा होता है। ठीक है, आपको हॉस्पिटल से कॉल्स नॉन स्टॉप, होली फैमिली से क्या, और अपने मियां घबराए नहीं कि ये मैंने क्या मुसीबत पाई? मियां को पता था कि उसने किस आग में हाथ डाला है, तो अब फिर वो घबराए या ना घबराए। बात ये है जी कि जब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग विद गायनी, तो मैंने मती से बड़ा डिस्कस किया। मैं हमेशा लड़कियों को ये कहती हूँ कि आगे सब नसीब की बात होती है फरा, लेकिन आपका हस्बैंड अगर अच्छा हो और सपोर्टिव हो, कोई दूसरा आपके रास्ते में नहीं आ सकता। और माशाल्लाह मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा, यानी हर कोई अपने हस्बैंड्स की तारीफ़ करता है, हस्बैंड्स होते भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब तक हस्बैंड का आपको साथ ना हो कि वो आपके पीछे ना खड़ा हो हर चीज़ में। अभी यही जैसे इलेक्शंस, तो आप सोचें कि मैं मजीद बिजी, आप पहले ही इतने बिजी होते हैं एज डॉक्टर्स, लेकिन ये कि सिंस वो मती ऑलवेज थॉट कि भी तुम में कैपेबिलिटी है, यू शुड गो, तुम करो, कोई बात नहीं, और उसने हर चीज़ में साथ दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आपने ढूंढा था इतना गौहरे नायाब के इत्तफाकन ढूंढवा दिया गया, खुदा ने ढूंढवा दिया। लेकिन वैसे लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? पसंद की मैरिज थी। मती मेरे क्लास फेलो थे, लेकिन हर एक को यूं इस बात से लगता है क्लास फेलो, लेकिन वो क्लास फेलो होने तक, मेडिकल के एंड तक हमने कभी बात भी नहीं की थी, यानी फाइनल ईयर तक वी नेवर। लेकिन हमने हाउस जॉब इकट्ठा किया, फिर आप जानते हैं एक बंदे को, और बहुत अच्छा नेक इंसान और अच्छा इंसान। लेकिन सबसे बढ़ के बात ये थी कि उसके घर वाले बहुत कदरदान और बहुत ही अच्छे थे, हालांकि पठान हैं वो लोग। लेकिन मेरे ससुर, जिस बात पे हमारा रिश्ता एक्चुअली तय हुआ, जब ये रिश्ता लेने के लिए आए, जाहिर है एक डिफरेंस होता है आपके उसमें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि हम पंजाबी हैं, वो पठान हैं, और ज़रा पर्दा ऑब्जर्विंग पठान थे, और इस तरह से। तो अबू ऑलवेज थॉट कि नहीं तुम तो इतनी, मैं तो मोटरसाइकिल भी चला लेती थी और मैं घोड़े भी चला लेती थी, एंड आई वाज वेरी वर्सेटाइल, मैंने हर चीज़ की। तो अब्बू को ये था कि घर बिठा देंगे, जाहिर है। तो लेकिन जब मेरे ससुर आए तो
मेरी जब भी मैं टॉप करती थी, चूंकि मती मेरा क्लास फेलो था, तो वो जैसे होता है कि आपको अपने बच्चों के क्लास में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि कौन फर्स्ट आ रहा है, आपको उसका नाम भी पता होता है और वो सारा। तो मेरे ससुर जब आए, तो जब रिश्ता लेके, तो उन्होंने कहा कि आप ये मत सोचना कि मुझे मती ने भेजा है, हम इस तरह के लोग नहीं हैं कि हम उसके कहने। लेकिन बात यह है कि मैंने हज पे जाके ये दुआ की कि अल्लाह तू लोगों को इतनी लायक बेटियां देता है तो मुझे नहीं दे सकता था। और उन्होंने ना अपने पर्स से अखबार की सारी कटिंग्स जो आती रही, मुझे जनरल ज़िया ने ऑफ़र किया कि जी आप दुनिया में कहीं भी जाके पढ़ना चाहें तो हमारी तरफ से, तो उन्होंने वो सारी कटिंग्स निकाल के दी। तो उन्होंने अब्बू को कहा कि चौधरी साहब आपके पास शायद ये नहीं होंगी। हाँ। तो आप ये देखें कि मेरे पास सिर्फ इस वजह से कि उनका बेटा भी बड़ा लायक था, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है मती, लेकिन हमेशा टॉप मैं करती थी क्लास में। तो उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा ये होता कि ये कौन बेटियां, किसकी ये बेटियां होती हैं जो इतनी लायक होती हैं कि वो हर साल वो टॉप कर जाती है। तो वो जब अब्बू ने ये देखा तो ही केम इन एंड ही सेड कि नहीं, बात ये है कि आई थिंक कि इससे बेहतर तुम्हें कदरदान नहीं मिल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इसका मतलब है कि शादी वहाँ करनी चाहिए जहाँ कदर करने वाले लोग, जहाँ ये कदर हो कि आप डॉक्टर हैं या आप में कोई क्वालिटीज हैं, रादर देन ये कि आपकी क्वालिटीज को बस ग्राइंड किया जाए एक के बाद एक। बिल्कुल। लेकिन कैसे पता चले, असल सवाल तो ये है। हाँ, पता तो आपको बाद में चलता है। हाँ, तो फिर पहले तो सारे कदरदान ही लग रहे होते हैं। पहले हर पेरेंट, हर इंसान यही सोच के करता है कि हाँ अच्छा। तो फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने की वजह से कहते हैं कॉम्प्रोमाइज के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती, वो कुछ आपको भी करना पड़ा। कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं। अगर आप उठा लें डंडा के जी अब मैंने अपने बच्चे तो छोड़े लेकिन आपने इनका ख्याल नहीं रखा, ठीक है। अब भाई मैं अपनी सास को बहुत क्रेडिट देती हूँ, सच्ची बात है कि हमारे बच्चों को उन्होंने ही पाला और उनकी जान है उन बच्चों के अंदर। लेकिन अब मैं अगर आके ये शुरू हो जाऊं कि जी आपने इनको खाना सही दिया था कि नहीं दिया था, आपने इनको कपड़े कैसे, तो इट इज अ टू वे स्टोरी। ये नहीं हो सकता कि मैं तो ये एक्सपेक्ट करूं कि जी वो हर चीज वो क्यों रखे मेरे बच्चे। ठीक, तो इसलिए ये मसला जो आता है वो पैसों पे आता होता है, वुमन वर्किंग वुमन हो, कि आपके पैसे कहाँ जाएंगे और मेरे पैसे कहाँ जाएंगे। सो ये कैसे तय हुआ कि व्हाट यू आर अर्निंग उस पर आप डिमांड करती, तो एक बीवी के होते हैं नाज नखरे कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ईद के कपड़े, या आपने उसको गिव अप कर दिया? और मैंने गिव अप कर दिया, मेरे ख्याल में कभी आपने कभी मांगा नहीं कुछ? मैंने कभी नहीं मांगा। सही। और जो आपने अर्न किया वो आपने दिया? जी, वो आपने दिया, वो दिया। तो फिर इसमें तो झगड़ा होना ही नहीं था। नहीं, झगड़ा तो नहीं होना। मैं वही कहती हूँ कि आपको बहुत सी जिंदगी में ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं कि जिसमें सब, और मेरे ख्याल है कभी हमने सोचा ही नहीं इस तरह से कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने कमाया, या होना भी नहीं चाहिए। देयर शुड बी नो डिफरेंस। जब आप बात ये है कि हर मती की चीज मेरी है और हर मेरी चीज उसकी है, तो ये हमने तो कभी उसके बीच में लाइन नहीं लगाई। क्या बात, जबरदस्त, यही आपकी कामयाबी। अच्छा, लेकिन मुआशरा, समाज और वहाँ पे एक खातून का एक्सेल करना, जब आप डॉक्टर्स के दरमियान खड़े होते हैं। देखिए, ये सिर्फ समाज भी नहीं है, बात ये है कि इर्द गिर्द के लोग, अब तो बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, ठीक है। अब किसी को, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये बड़ा एक कॉमन सा है कि हाय 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 ये बच्चे बेचारे, इनकी माँ तो होती नहीं घर में, ठीक है। यानी दिस द कॉमन कॉन्सेप्ट यू गिव टू योर चिल्ड्रन। और ना सिर्फ बाहर के लोग, हमारे अपनी हैं नानियाँ दादियाँ, घर वाले कि जी ये तो बच्चे बेचारे। तो मैंने हमेशा छोड़ के सारा दिन दौड़ी रहती है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को बड़ा प्राउड किया इस बात पे। मुझे अभी भी याद है, मेरे बेटे का क्लास 4th में था या 5th में था, तो उनको एक ऐसे मिला कि मदर्स शुड बी वर्किंग मदर्स या नॉन वर्किंग मदर्स, ठीक है, हाउसवाइफ्स। अच्छा, वो क्लास में जब हुई तो मेजॉरिटी की माएँ नॉन वर्किंग थी, जैसे हमारा आधा से ज़्यादा पाकिस्तान तो नॉन वर्किंग है। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो ज़हर बेटे को मेरे के, देखो हम तो घर आते हैं, हमारी अम्मी हमें चिप्स बना के देती हैं, खाना तुम खा जाते हो, तुम्हारी अम्मी होती हैं? उसने कहा नहीं। अच्छा, वो किस वक्त होती हैं कि नहीं पता। वो कभी आती हैं, कभी हम पूरा दिन नहीं मिलते। तो उसने कहा कि देखो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। सो ही केम होम, तो वो ज़रा थोड़ा अपसेट सा था, तो उसने कहा कि मम्मी ये हमें ऐसे मिला तो हमने कल ये करना है, तो आप ये बताएं कि क्या होना चाहिए। मेरे दोस्त तो कह रहे थे, वो मुझे क्या ये बातें बता रहे थे। तो मैंने, देखिए, ये आपका एज अ मदर ये फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों को इस चीज़ पे प्राउड करें, बिल्कुल, कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा एडिशनल काम कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि उज़ैर तुम क्यों अपसेट हो, तुम कहते हो 2 मिनट की बात है, यू जस्ट से कि मम्मी आप हाउसवाइफ बन जाए, मैं तो हाउसवाइफ बन जाऊँगी, लेकिन तुम अपने दोस्तों से ये जाके पूछो कि तुम्हारी अम्मी को मेरी अम्मी के लेवल पे आने के लिए तो एक और ज़िंदगी चाहिए। दोबारा से वो पढ़ेंगे, फिर वो इतनी मेहनत करेंगे, फिर वो, मुझे तो सिर्फ 2 मिनट चाहिए क्योंकि मुझे डिसाइड करना है कि मैंने आज घर बैठ जाना, तो मैं बैठ जाऊंगी। इफ यू
आर प्राउड विद दैट, तो आई विल, तुमने तो कभी कहा नहीं, ठीक है, मैंने उसको नहीं 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 मम्मी नहीं, मैं चाहता हूँ आप डॉक्टर रहे। अच्छा, उसने जाके फिर ऐसे में लिखा कि जी मेरी मम्मी को तो 1 मिनट लगता है, वो सिर्फ डिसीजन, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर है, एंड ही यानी वन दैट ऐसे एज वेल। तो यानी ये एक कॉन्सेप्ट की बात है। अगर मैं भी कहूँ कि हाँ उज़ैर वाकई अब क्या करूँ, मेरी ये मुसीबतें हैं, ये है वो, मैं कहा नहीं, इट्स योर डिसीजन, जस्ट मेक द डिसीजन। आज मुझे कहो कि मम्मी आप घर बैठे चिप्स बनाएं, खाने बनाएं, तो मैं बन जाती हूँ। सो यू आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट, यू आर ऑल्सो माशाल्लाह इमोशनली इंटेलिजेंट, विच इज़ अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। जिन लोगों का उमन IQ अच्छा होता है प्रोफेशनली, वो इमोशनली लैक करते हैं, उनके घरों में बड़े फितने फसाद रहते हैं। सो ये पर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में कभी अपनी फैमिली से, मैं अभी भी ये समझती हूँ कि मती की फैमिली जैसे, ज़ाहिर अपनी फैमिली तो आपकी फैमिली होती है, वो तो आपसे प्यार करते हैं, चाहे आप अच्छे हों चाहे आप बुरे हों, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, वो ही रहते हैं। असल बात ये होती है कि आपने दूसरे घर में जाके क्या घर बनाया। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि अभी भी मती की फैमिली का हर बंदा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है और वो कोई डिस्कस करना चाहता है, वो मेरे से करते हैं मती से करने की बजाय। और ये बहुत बड़ी बात है। और आज तक इतने साल हो गए, इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 30 years ऑफ मैरिज, माशाल्लाह, आज तक मेरी कभी अपने ससुराल में या किसी उस बंदे के साथ इतनी सी भी बात नहीं हुई कि जो मैं रिकॉल करूं या मैं सोचूं। तो क्या डॉक्टर रिजवाना कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं, या फिर आपने? अब वही बात होती है कि आई डोंट नो कि वाकई बुरा होता है या हम भी उसमें शामिल होते हैं बुराइयों में। सही, देखिए ये एक 2 वे स्टोरी होती है। मैं पर्सनली, कुछ लोग तो बहुत बुरे होते हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन मेजॉरिटी लोग ठीक होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा और उनका रिलेशन कैसा है, हमने उनको क्या इज्जत दी, उन्होंने वापसी में हमें क्या इज्जत दी। अगर हम ये सोचते रहे कि ये मेरा मियाँ इनके लिए ये क्यों कर गया, भाई वो उनका बेटा पहले, आपका मियाँ बाद में, अगर हम ये सोच लें एक दफा, तो मेरे ख्याल में बहुत से झगड़े हमारे खत्म, मसले खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त गपशप और बातचीत हो रही है। और हमारे किचन में थोड़ा सा काम शुरू हो गया, तो मुझे इससे ख्याल आया कि आप भी ये काम काज करती हैं। वो जब पार्टी होती है तो मैं कहती हूँ H2O वाटर जो है वो मैंने बनाया, ऑक्सीजन और उसकी कॉम्बिनेशन नहीं, मैं मुझे बहुत शौक था। पर मैंने बहुत से कोर्सेज किए हुए, बेकिंग के किए हुए, चाइनीज कुकिंग के किए हुए, मैंने ऑयल पेंटिंग में डिप्लोमा लिया हुआ है। अच्छा। आई मीन आई हैव डन सो मेनी थिंग्स, और मुझे शौक बहुत है, लेकिन टाइम की इतनी कमी होती है कि शायद वो शौक आपका मर सा ही जाता है। जब आप आते थके हुए, तो उस वक्त आपका कतई तौर पे ये मूड नहीं होता कि अब आप उठें और कुछ बनाना शुरू करें। बच्चों ने कभी, अब मियाँ ने कभी इस चीज़ को मिस आउट किया हो कि आपने तो हमें कभी पराठे नहीं खिलाए? मेरा नहीं ख्याल, या मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, सही, मतलब कभी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं है? कभी कभार ऐसी बात हो जाती है, लेकिन वो हंसी मजाक में उड़ा दी जाती। ठीक, अच्छा, अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप उसको भी चाहती हैं कि वो डॉक्टर बने और यही जिंदगी जिए जो डॉक्टर रिजवाना? मेरी एक अदद बेटी है और मेरी बेटी डॉक्टर है माशाल्लाह, और लेकिन वो शादी होके, बस बेटियों का यही होता है कि वो शादी होके शी इज गॉन टू अमेरिका। हस्बैंड भी उसका डॉक्टर है और वो ज़ाहिर पढ़ रही है और वहाँ पे जाके वो सारे काम कर रही है। उसने कभी मैं आपको वही कहती हूँ, देखिए घर के काम काज औरतों के अंदर एक नेचुरल, मेरा ख्याल है, एक इंस्टिंक्ट होती है, वो आप कर लेते हैं। हालांकि कभी उसने, ज़ाहिर है वो पढ़ रही थी, पढ़ते साथ उसकी शादी होगी, शी डिडंट नो एनीथिंग। मेरे ख्याल में अंडा उबालना भी शायद नहीं आता था, लेकिन अब वो रोज़ खाने भी बना रही है और दावतें भी कर रही है और अभी गई है, तो मैं तो बड़ी इंप्रेस हूँ। हम तो अभी भी उसको कहते हैं तुमने ज़रूर किसी रेस्टोरेंट के साथ किया हुआ है, तो वो पीछे से आगे दे जाते हैं और तुम फेसबुक पे लगा देती हो तस्वीरें, दिस कांट बी यू, लेकिन व्हेन शी हैज टू डू इट शी इज डूइंग इट। सही, तो वो शी इज इन अमेरिका, बट शी इज अ डॉक्टर, और वो भी इंशाल्लाह करेगी। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुकेंगे और कुछ देर के लिए हम आपसे इजाज़त चाह के ज़रा किचन में जाएंगे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं क्या, शाहजहानी पुलाव। सो ये एक रेसिपी जो जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। सुतलत बना रही हैं आज शाहजहानी पुलाव। वैसे वक्त की बात है, कोई एक दौर होगा जब कहा जाता होगा हद अदब, बिल्कुल, बादशाह सलामत, शहनशाह हिंद शाहजहान साहब तशरीफ लाते हैं, और आज हम
शाहजहानी पुलाव बना रहे हैं, तो पूरा शाहजहान डाल रही है इसमें? जी फरा बिल्कुल, क्योंकि इसमें इतना लंबा काम है ना कि ये एक रॉयल स्टाइल ही हो सकता है कि आप इतने लोग इन्वॉल्व कर दें काम के लिए। बिल्कुल सही। तो इसलिए कुछ ये कुजीन जो है ये है मुगल उस दौर से ताल्लुक रखती है, थोड़ी सी मतलब सेम वो तो नहीं है, लेकिन यह क्या। अच्छा, इसके लिए हमने मैं अभी जो कर रही हूँ वही बताऊंगी। मैंने 3 प्याज लिए थे बड़े साइज के, इनको फाइन तो नहीं किया लेकिन चॉप किया, कोशिश की जितना अच्छा हो सके चॉप कर लिया, यानी और फिर इसको बारीक कर लिया। ठीक है। और इसको हमने सॉफ्ट करना है बस यहाँ तक, इस स्टेज तक, इसको ब्राउन नहीं करना। हाँ जी। और इसमें फिर 1 पाव टमाटर है जो मैं डाल रही हूँ, यानी ढेर सारे टमाटर? ढेर सारे टमाटर है, आप इससे भी ज्यादा डाल सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे बड़ा अनलाइक पुलाव है कि टमाटर डाल दें। ये थोड़ा बस इसका नाम ये है, लेकिन ये पुलाव की तरह ऐसे मिक्स नहीं बनेगा। और फिर ये इसकी खास बात ये है कि ये बीफ से ही बनता है। अच्छा। और हमारे यहाँ इस इलाके में चूँकि ईद के ऊपर, ईद पे ज़्यादातर कुर्बानी इसी गाय की दी जाती है, बैल की, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हम एक फर्क सी चीज़ बड़ी मज़ेदार थी बीफ के साथ में। कहाँ गए वो भाई जिन्होंने बड़ा किया था? बस आपके लिए ये रेसिपी आज। अच्छा, तो कसाई मिल गया था आराम से? दीजिएगा इन्हें वो। वैसे आप तो खुद भी कर सकते हैं माशाल्लाह। उनके साथ मिलके किया था। उनके साथ मिलके किया था। ठीक ठीक। तो फिर ये रेसिपी तो स्पेशल आपके लिए है ना? ये घर जाके आप घर जाके चेक कर लीजिए। घर जाके आप बना सकते हैं और बनवा सकते हैं। अच्छा ठीक। कितने लोगों ने वैसे बकरे की कुर्बानी की थी और कितने लोगों ने गाय में हिस्सा डाला था? हाथ जरा मुझे करके बताइए। गाय में हिस्सा डाल, दोनों में की थी, और बकरे में सिर्फ किन लोगों ने की? किसी ने भी नहीं की। और गाय में हिस्सा कितने लोगों ने डाला है? तो जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुर्गी सिवा की थी। नहीं, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने कुर्बानी नहीं दी। आप क्या? नहीं, कुछ ख़वातीन बीच में बिल्कुल खामोश बैठी हैं, मुझे उसकी समझ नहीं आती कि जब सवाल करते हैं तो जो लोग खामोश होते हैं उसका मतलब क्या होता है? कि उन्हें जवाब देना नहीं होता, कि उन्हें जवाब आता नहीं है? हाँ यार, आपसे तो मैंने अब पूछना, आप मुझे मुसलसल देखी जा रही हैं लेकिन ना हूँ कर रही हैं ना हाँ कर रही हैं। सो इनको माइक दीजिएगा जी। आपने कुर्बानी दी थी? जी दीदी। मतलब जज्बात की कुर्बानी थी कि कोई मतलब बकरे की कुर्बानी की थी। बकरे की कुर्बानी। तो इतनी देर से मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने बकरे की कुर्बानी की, जरा हाथ तो आप लोग बिल्कुल नहीं बता रहे मुझे। नहीं, वो हमारे साथ। अच्छा बिल्कुल सही। तो आपने गोश्त नहीं खाया क्या? थोड़ा खाया था। हाँ, थोड़ा खाया था, बिल्कुल सही। लेकिन ख़वातीन वैसे ही जरा हिचकिचाती हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ भी ये सिचुएशन होती है क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हुए? कभी आपको फील हुआ कि ख़वातीन जरा झिझक के लड़कियां, या नहीं आजकल दौर बदल गया? आजकल दौर बदल गया। अब तो लड़कियां ज्यादा होती हैं। मैंने जैसे बताया हमारी मेडिकल स्टूडेंट्स 60%। इट्स नॉट 60, इट्स ऑलमोस्ट 80%। अच्छा जी, इट्स बिटवीन 70 and 80%। और जो लड़के होते भी हैं वो भी ज़्यादातर क्लासों में नहीं होते, जिसका बहुत बड़ा अलमी है। लेकिन ये कि लड़कियां काफी इंटरैक्टिव हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे हमने टमाटर डाल दिया। टमाटर डाली फ्राई। इसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके लिए मैंने 3 पाव बीफ लिया था बगैर हड्डी के, और मैंने बीफ में ये किया कि तकरीबन 5 से 6 कप पानी डाला, 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला, और 1 बड़ा प्याज चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया, और उसको तकरीबन 4 घंटे मैंने हल्की आंच पे रख दिया। यानी जैसे हम गोश्त को उबाल लेते हैं। मैंने कुकर में नहीं किया, प्रेशर कुकर में नहीं किया, मैंने आम इसको किया। इसको बस गलने के लिए रख दें इस तरह कि इसकी यखनी भी बच जाए। ये देखें, मैंने यखनी, इस यखनी से मैं चावल अलहदा तैयार करूँगी और ये हमारी ग्रेवी अलहदा तैयार होगी। ठीक। अच्छा, अब ये इसको टमाटर तकरीबन काफ़ी गल गए, इतने ही हमें मिलाने हैं। इसके अंदर मसाले भी बड़ा बहुत कम है। आप कहेंगे अब ये कैसा पुलाव है? इसमें मैं सिर्फ क्योंकि उसमें मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाला था, इसमें भी मैं आधा ही डालूंगी, क्योंकि हमें ये ग्रेवी को लहदा इसके साथ रखना तो ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, और इसके अंदर हमें लाल मिर्चें पिसी हुई नहीं डालनी, इसमें क्रश रेड चिली में डालूंगी 1 टेबलस्पून, जिसे हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं। दड़ा मिर्च जो है, और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है। और काली मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून। बिल्कुल ठीक। सो ये डालकर सिर्फ ये चीज़ें हैं इस पर। और अब इसके अंदर मैं ये करूँगी, इसको थोड़ा सा मैं हल्का ही कर दूँगी, मिर्चें जलनी है शुरू हो जाए। इसके अंदर अब मैं ये वाला जो बीफ है ये ऐड कर दूँगी। अच्छा, आपने बगैर हड्डी के लिया हुआ है? ये बगैर हड्डी के साथ तो फिर श्रेड करना है उसको, आपने हड्डी निकालनी है हर सूरत में। अच्छा, मतलब ये कबाब है जिसमें हड्डी नहीं चलेगी? जी हाँ, इसमें नहीं चलेगी हड्डी। ये ऐसा पुलाव है, लेकिन मुहावरा बदल गया। ठीक है। सो इसमें हमें बोटियां लेनी है बीफ की। अगर हड्डी है भी तो आप जब इसे उबालेंगे तो हड्डी फिर उसमें से अलग कर दें, और इस तरह बड़ा बड़ा सा इसको श्रेड कर लें, हाथ से तोड़ लें इसकी बोटियों को। ठीक है। और ये अभी हम इसको अब थोड़ी देर दम पे रखेंगे फिर। ठीक है। और इसके बाद एंड में हम इसमें मिक्स करेंगे
मैं ये बताती हूँ। अब दूसरी साइड पे हम चावल मेरे ख्याल में शुरू कर लें। तो ये चावलों को आपने मतलब अभी हमने चावल नहीं शुरू किए थे? नहीं, ये चावल नहीं है, ये उसकी ग्रेवी है। ठीक है। मैं तो अब हमने क्या करना है, इसको कवर कर देते हैं थोड़ी 4-5 मिनट के लिए। ठीक है। और इसके अंदर बाद में फिर जब ये तकरीबन तैयार है एक तरह से ये, क्योंकि गोश्त गला हुआ है, सिर्फ हम ये इसमें ये ऐड करेंगे सब्जी, जिसमें शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, अदरक है, प्याज है और हरा प्याज है। ठीक है। यानी हमें सैलेड भी अलग से खाने की जरूरत नहीं है, सैलेड भी इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब आपको पता चला इसमें कितनी सारी चीजें हैं, इसलिए ये शाही हो गया। बिल्कुल सही। इसमें हमने आग जला दी क्या? नहीं, जलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब आप इसमें प्याज नहीं भरा, इसमें प्याज डालना ही नहीं। फिर क्या इसका ये यखनी के साथ चावल बनेंगे और ये आप यकीन करेंगे इतना मजे का, इसमें इतनी कम चीजें हैं उसके बाद मैं इतना अच्छा बनेगा। मैं चख के इसको जो भी होगी राय, और हम यहाँ से अपने जजेस भी सिलेक्ट करेंगे जो आके इस पे कमेंट करेंगे कि कैसा बना। अच्छा। और फिर डॉक्टर रिजवाना हमारे पास बिल्कुल, डॉक्टर रिजवाना है वो मेरे ख्याल। डॉक्टर रिजवाना प्लीज आप मेरी साइड लीजिएगा, मैं क्योंकि मुझे आपका काम कर सकता मैं समझती हूँ ये बहुत हमारे मुलाकात अच्छा 1 टेबलस्पून भर के हमने जीरा सफेद लिया और इसको हमने ऑयल में डाल दिया। ठीक है। और तकरीबन इतनी ही हरी मिर्ची, आजकल बहुत बड़े साइज की हरी मिर्ची आई हैं, ये वाली, ये मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं। ठीक है। तकरीबन 1 टेबलस्पून हरी मिर्च हो जाए। ठीक। ये डाल दी हमने। आसान आसान लग रहा है पर आपको? हाँ, है तो बहुत आसान। ठीक है। पर यहाँ पे तो जब बन रही होती है तो हर चीज आसान लग रही थी। बिल्कुल। दूसरा कोई काम कर रहा होता है तो हर काम आसान लग रहा होता है, मतलब लगता है तो कोई मसला ही नहीं है। मसला तो तब होता है जब खुद करना पड़ता है। असल में इसकी तैयारी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसको फिर बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। मैंने 2 चम्मच नमक डाले क्योंकि हम 3 कप टी कप जो चावल के ले रहे हैं वो मैंने बासमती चावल है पहले से भिगो के रख दिए और उसमें अभी मैंने उसका सारा पानी निकाल दिया। तो अब चावलों को इसमें डाल के आप भूनेंगी? जी नहीं, भुनना क्यों है, फरा इसको बस इसमें मैं यखनी डाल दूंगी। यखनी को जैसे बॉयल आएगा हम चावल डाल देंगे और जैसे चावल दम में पकाते हैं ना चावल पक जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं फरा बहुत अच्छी कुकिंग करती मेरी कुकिंग बहुत अच्छी कुकिंग करती है। मैं कुकिंग के प्रोग्राम्स बड़े शौक से देखती हूँ ना, हमेशा मैं मती मुझे कहते हैं कि लगता है कि अभी उठ के तो तुम जो सारा किचन संभाल लोगी, जिस शौक से देखती हूँ। आई रियली लाइक पीपल डूइंग दिस एंड ये भी बहुत बड़ा आर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन मुझे यकीन है करना आता होगा आपको, आप बस सिर्फ करती नहीं होंगी, टाइम नहीं मिलता होगा ना आपको। अच्छा, इसमें यखनी जो थी वो मैंने ये छान ली थी, यखनी है, और अगर यखनी कम हो रही मुझे 3 कप अगर चावल हैं तो 5.5 कप हमें यखनी के डालने हैं। अगर यखनी कम हो तो थोड़ा सा पानी उसमें डालें। पर थोड़ा तो डबल डालते होते हैं जी, डबल मैं डबल से थोड़ा सा हाफ कप कम रखती हूँ हमेशा। ठीक है, ताकि चावल नरम ना हो जाए। आप दम में जरा ज्यादा दे के उसको कसर उसकी पूरी बिल्कुल ठीक है। चावल जो खड़े खड़े रहें। इसको भी तेरा बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसमें हम डाल देंगे चावल डाल देंगे। हम डाल देते हैं, मैंने कभी नहीं इतनी केयर की कि ये बॉईल होना चाहिए। तो चावल डाल देंगे और जब ये चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा फिर हमने करनी है लेयरिंग करनी, फिर हम आएंगे आपकी तरफ। ठीक है। बस इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस दौरान में मैंने इसमें ये चिप्स बनाने हैं। ये तकरीबन 3 पाव आलू हैं, इनके मैंने काट के रखे हुए आलू। और इसको इस चिप्स बनाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप आलू काट के तकरीबन घंटा भर इसको ठंडे पानी में डाल के रखते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर इसको छान के कपड़े में से मैं इसको ड्राई करूंगी। फिर चिप्स बनाए तो फिर बेहतर बन जाते हैं, थोड़े से इतनी जल्दी सॉफ्ट नहीं होते। नहीं, चिप्स को इसके साथ सर्व करेंगे जी, कि साथ चिप्स इसमें डालेंगे? नहीं, अंदर नहीं डालने। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो शाहजहां के दौर में तो चिप्स नहीं होते थे। बड़ा कुछ तो होता ही होगा, लेकिन हम लोगों ने आलू का कोई ना कोई होता होगा। इनोवेटिव हमने उसमें एक नई चीज ऐड की। बच्चा पार्टी जो है वो सारे चिप्स खा जाएगी और फ्लावर वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, हमने इसमें डाला जब तक चावलों को दम आ रहा है। डॉक्टर रिजवाना, एक सवाल पूछते हुए मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगी। ये जो टाइम मैनेजमेंट है, आप माशाल्लाह बच्चे हुए, शादी हुई, पढ़ती रही, साथ साथ डॉक्टर बनना एक और बात है, प्रोफेसर डॉक्टर फिर आप बनी, आपने स्पेशलाइज किया। टाइम कैसे मैनेज करती थी? किस वक्त सोती थी, किस वक्त घर देखती थी, किस वक्त पढ़ती थी? ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपसे टाइम मैनेजमेंट का कुछ सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात।
खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत मारूफ डॉक्टर से, जो सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि बहुत अच्छी और कामयाब डॉक्टर हैं। आप प्रोफेसर ऑफ गायनी हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में, हेड ऑफ गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट हैं होली फैमिली हॉस्पिटल में, रीजनल डायरेक्टर हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की, प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना चौधरी। बातचीत इस सारी गुफ्तगू का ये हमें पता हो, जब हम अपने बच्चों को, बेटियों को कहते हैं कि वो डॉक्टर बने, या हम शादी करते हैं अपने बेटों की डॉक्टर लड़कियों के साथ, तो क्या ज़िंदगी की ऊंच नीच और क्या प्रोसेस और मराहिल हैं वो सब नज़र में रहने चाहिए। और साथ साथ एक कामयाब खातून वो कैसे इस माशरे में कामयाब होती है और हासिल करती है कामयाबी के मुख्तलिफ मदारिज और मनाजिल, ये सब शेयर करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी हुई है। मैंने आपसे पूछा था कि ये टाइम मैनेजमेंट बच्चों के साथ यही सबसे मुश्किल काम होता है शायद। और देखिए मेरे जैसे बहुत सी स्टूडेंट लड़कियां बड़े सवाल पूछती हैं कि मैडम हम क्या करें, कुछ इम्प्रेस भी होते हैं, कुछ वैसे कुछ डिप्रेस भी होते हैं कि जी क्या करें, कौन सा वो। मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि देखो लड़कियों के अंदर एक ख़ास किस्म का जिन होना चाहिए, और सच्ची बात यह है कि लड़कियों का काम करना एक जिहाद है। आप ये देखें कि लड़कियों के बहुत से फ्रंट्स हैं, आदमियों ने खाली काम पे गए, हर एक ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है कि भाई इन्होंने तो काम करना है, ये तो बेचारा बहुत थका हुआ है, चलो जी इसका तो ये देखो। लड़कियों का कोई टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेता। आप ही एक महाज पे लड़े होते हैं सिर्फ, ठीक है, हर एक जिसको को वो कहेगा छोड़ दो, यानी इट इज सो इजी कि भाई क्यों कर रहे हो तुम, मैंने तो नहीं कहा कि हमने तो नहीं कहा कि करो। और आदमियों का आप लेते हैं कि जी उसकी इज्जत करो, उसको बैठाओ, वो आए तो खाने को पूछो, पीने को पूछो। लड़कियों का आओ तो आके खुद करो, ठीक है, फिर बातें सुनो उधर से, फिर ये कि जी छोड़ दो। ये एक बहुत बड़ा महाज है जिसके ऊपर आपको उसके ऊपर आपको एक फाइट करनी पड़ती है, और मेजॉरिटी लड़कियों की इस लिहाज से बहुत मुश्किल जिंदगी होती है। लेकिन मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक जिन होना चाहिए शुरू के चंद सालों में, और वो शुरू के चंद साल ही मुश्किल होते हैं। अच्छा, जिसमें देखिए अगर आप शादी नहीं होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि देखें क्या है कि अगर आप शादी नहीं करते हैं वो रह जाती है, हमारे मुल्क में तो रह ही जाती है। बिल्कुल। क्या आप ये सोचें कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके और फिर करूं, तो बस फिर अगर आप बच्चा नहीं करते हैं वो रह जाता है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते हैं वो रह जाती है। अब ये तीनों चीजें साइड बाय साइड आपको कैसे चलानी है, ये बहुत मुश्किल काम, इंतहाई मुश्किल है डॉक्टर्स के लिए। लेकिन आपके अंदर एक विल हो तो मैं समझती हूँ कोई भी चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है, मगर विल के साथ आपका साथ हो। तो इसलिए मैं अभी भी ये आपके तवस्सुत से आई वुड लाइक टू टेल द पेरेंट्स एंड इवन द बॉयज़ जो करते हैं, डॉक्टर लड़कियां बड़े शौक से करते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। जब आप करें तो ये सोच के करें कि भाई उसमें आपकी भी बहुत सी सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड है। अगर आप चाहते हैं आपको पराठे नहीं मिलेंगे, आपको पुलाव नहीं मिलेगा, अकेले सोना पड़ेगा, बेगम हॉस्पिटल में होगी, एब्सोल्युटली। और आपको उसको बल्कि इनकरेज करना है इस बात पे कि भाई ठीक है, अगर तुमने ये प्रोफेशन अपनाया है तो उसकी अपनी डिमांड्स हैं। बिल्कुल सही। किसी और चीज़ में ऐसी नाइट कॉल्स नहीं है, नाइट ड्यूटीज़ नहीं है, रातों को जाना। एक मरीज़ है तो दिन को भी शायद वो आपके दिमाग पे सवार रहता है, एक पेशेंट ब्लीड कर गया मसलन आपका, हाँ। और उसको कुछ हो तो आपका तो जहन फारिग ही नहीं होता कि आप ये सोचें कि आपने घर में क्या। लेकिन फॉर हैविंग सेड दैट, देखें बच्चे तो एकदम बड़े हो जाते हैं, आप उनको एक प्रॉपर अच्छी तरबियत दें, वो बड़े हो गए। जब वो बड़े हो गए आप तो अकेले रह गए। उन बच्चों के लिए तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, उनकी अपनी जिंदगी है और उन्हें आगे बढ़ना है। अगर आपके पास आपका प्रोफेशन है, अब जैसे मेरी बेटी गई, सच्ची बात है मैं बहुत अपसेट थी, आई मीन इतने आप क्लोज होते हैं, लेकिन मुझे तो पूरा दिन याद ही नहीं होता कि वो घर में नहीं है, बिकॉज आई एम सो बिजी। फिर जब आप घर जाते हैं तो आपको ये होता है कि अच्छा वो नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं घर में बैठी हुई होती तो मैं तो यही सोचती रहती कि क्या मेरी बेटी चली गई, मेरा घर खाली हो गया, अब ये क्या। और वो डिप्रेशन और वो चीजें औरतों को जो इस एज में आती हैं वो इसी वजह से, क्योंकि जाहिर है उनके पास अपना करने को कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दी घर को, बच्चों को, लेकिन बच्चों की तो अपनी जिंदगी, उन्होंने तो आगे बढ़ना है, वो आपके उसमें तो नहीं बैठे रहेंगे। तो फिर आपका क्या, तो इस स्टेज पे आप समझते हैं कि आपका प्रोफेशन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन डॉक्टर रिजवाना, हम हर चीज़ हमारे यहाँ दोहरे मेयार पे होती है। एक तरफ हम रोना रोते हैं जी औरतों को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ पे दूसरी तरफ ख़वातीन बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी लेती हैं। यानी हमारे यहाँ वो जो बच्चा पैदा करके वो जो एक एहसान होता है खातून का, उफ मैं तो 40 दिन हिल भी नहीं सकती हूँ, मैंने तो कोई बहुत ही मुश्किल काम कर लिया है। दूसरा ये कि मैं तो रात को सो नहीं सकती, मैं तो मेरी तो नींद नहीं पूरी हो रही, मुझे तो मतलब
एक आप भी तो उसी प्रोसेस से गुजरी और आप जैसे बता रही हैं उसी टाइम पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही थी और साथ आप जॉब भी कर रही थी, 7 बच्चे भी पैदा किए, साथ उन बच्चों को पाल भी रही थी। तो ये सारा कुछ जो है आपने किसी पे एहसान नहीं जताया कि मैंने तो बच्चा पैदा किया, मैं तो 40-50 दिन हिल नहीं सकती हूँ? किसी पे कोई एहसान नहीं जताया। और मुझे तो खाने पका पका के खिलाएं, डांटे खा खा के गई, तुम्हें जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तुम 8 दिन में उठ के काम पे चली गई, ये किस तरह से मुमकिन है? तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जब आप जॉब करते हैं आप बहुत सी चीज़ों में बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जब आप घर बैठे हुए होते हैं शायद आपकी तवज्जो आपको वही चाहिए जो उस टाइम पे है, तो देनी भी चाहिए, कोई बात नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि भाई आपको रेस्ट ज़रूरी है तो आप कर लें, लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर उनके लिए शायद ज़िंदगी में वही चंद लम्हे रेस्ट के हैं और अगर वो उसकी एडवांटेज लेना चाहते हैं तो डजंट मैटर। सही, लेकिन कभी आपको ख्याल नहीं आया कि यू मिस्ड आउट ऑन वो जो वुमन थिंग होती है, नाज नखरे उठवाना? आप इतने आदी हो जाते हैं कि अगर 4 दिन घर बैठना पड़े तो यूं लगता है कि आपकी जिंदगी वेस्ट है। ये तो काम घर की सफाई कर ली या बेडशीट्स ठीक कर दी या वो, ये तो आपने इतना कुछ किया कि ये आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये कोई भी कर सकता है जिसने पढ़ा लिखा नहीं, जिसने बहुत सी, लेकिन आपके तो बहुत से करने को काम है। तो इसलिए मेरे ख्याल में 4 दिन से ज़्यादा, हाँ 3-4 दिन की छुट्टी आपको ज़रूर चाहिए कभी ना कभी। तो जैसे अब इस ईद पे 3 दिन थे, बड़े पुरसुकून गुजरे, हैरत अंगेज तौर पे कोई कॉल भी नहीं आई, तो दैट वाज रिलैक्सिंग एंड गुड। लेकिन मेरे ख्याल में उसके अलावा जब होता है तो आपको यूं लगने लगता है कि योर लाइफ इज वेस्टेड। सही। अच्छा, एक सवाल हमारा बीच में ब्रेक पे जाते हुए मिस हो गया था, वो ये कि जब आप खड़ी होती हैं एज डॉक्टर अमंग डॉक्टर्स, तो क्या सूरत हाल है मर्दों की इस माशरे में? औरत जब अपना किसी भी प्रोफेशन में अपना एक मकाम बनाना चाहती है तो फिर उसको अपने जो साथी कंपेनियंस हैं, कोलीग्स हैं, उनसे क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? फरा में सच्ची बात है, मेरा एक्सपीरियंस शायद इस लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है कि डॉक्टर्स में शायद ये चीज़ें थोड़ी सी कम हैं जो बाकी प्रोफेशंस में हैं। लेकिन आदमियों में ना एक और तरह का कंपटीशन का तरीका होता है, वो किसी और तरीके से दूसरों को रोंद के आगे बढ़ना चाहते हैं। औरतें बहुत पैशनेट और मेरे ख्याल में बहुत डिफरेंट होती हैं। आप जितने भी एम्बिशियस हों, लेकिन आप शायद ये नहीं चाहते कि आप किसी को काट काट के आप आगे जाएं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है डेफिनेटली। अच्छा, और औरतों को हर स्टेज पे थोड़ी सी मुश्किलात ज़्यादा हैं एज कम्पेयर। अच्छा, आपने गायनी खुद सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट, आप कार्डियक सर्जन भी बन सकते हैं जहाँ मर्द खड़े हों साथ आपके और वो कह रहे हो ये करेंगे अब दिल का ऑपरेशन, दिमाग की सर्जरी ये करेंगे? मुझे गायनी बहुत पसंद है, मुझे ऑब्स्टेट्रिक्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। जो खुशियाँ आप इस प्रोफेशन में देते हैं लोगों को शायद वो किसी और में नहीं देते। जो पैशन इसमें है शायद वो किसी और में नहीं है। तो और सबसे टफ फील्ड अगर कोई है तो वो ये है गायनी ऑप्स। तो मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ। तो मेरी बेटी जब डॉक्टर बनी, उसने कहा कि मैंने उससे बल्कि कहा, मैंने कहा छोड़ो निम्रा ना बनो डॉक्टर, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, सच्ची बात। उसने कहा नहीं मैंने डॉक्टर बनना है और मैंने गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। मैंने कहा चलो तुम बनो ना बनो, कम से कम तुमने मेरा दिन बना दिया कि तुम्हें अपनी माँ से गिले नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ टफ लाइफ, इट्स अ वेरी टफ लाइफ। सर्जरी का मुझे शौक था, एज अ सर्जन आई कुड हैव गॉन इनटू सर्जरी, मुझे यानी तो, लेकिन गायनी इज सर्जरी एंड मेडिसिन बोथ। एंड दूसरी बात ये कि बहुत ही पैशनेट फील्ड है और वो सारी फैमिलीज आपकी हो जाती हैं। यानी इतने इतने बड़े बच्चे लोग दूर से लेके आते हैं कि इसको सलाम करो ये तुम्हारी, तो इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप, जो कि मेरे ख्याल में बीइंग वेरी इमोशनल मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, ये आपने नहीं मैंने अपनी चॉइस है। और जब मैं बल्कि कर रही थी तो हमारी शादी हो चुकी थी, तो मैंने मती से कहा कि मती मुझे शौक तो गायनी के, मैं पहले एज डेमोन्स्ट्रेटर चली, मुझे पढ़ाने का भी बड़ा शौक है। तो मैंने सोचा कि चलो एज डेमोन्स्ट्रेटर, लेकिन थोड़ा अर्सा मैं डेमोन्स्ट्रेटर रह के मैंने सोचा इसी को मैं प्रोफेशन बना लेती हूँ। डेमोन्स्ट्रेटर क्या होता है? एज अ टीचर जो 1st-2nd ईयर में आप पढ़ाते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो मैंने सोचा कि मैं ये कर लेती हूँ, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मुझे लगा कि नहीं, फिर मैं डॉक्टर क्यों बनी? डॉक्टर तो पेशेंट के साथ रिलेशनशिप है, ये तो आप MSc करके आप कहीं पे भी टीचर लग जाएं तो वो तो एज अ टीचर है खाली। लेकिन ये जो है जिसमें अभी हम हैं, जाहिर है एज अ टीचर भी हैं, ठीक है, लेकिन एज अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, जो वर्किंग मदर गिल्ट है। लेकिन मती को मैंने कहा कि मैंने गायनी करनी है, लेकिन मैंने बड़े गायनेकोलॉजिस्ट की बड़ी ख़राब ज़िंदगी देखी, बहुत
जब वो एक स्टेज पे पहुंचते हैं तो खामंद आराम से दूसरी शादी कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है जी। और वो तो मैंने कहा कि भाई घर में, और घर में हर वक्त एक जाहिर है यू डोंट हैव टाइम, तो वो मैंने कहा ये ना हो कि घर आऊं तो जी अब ये नहीं हुआ हुआ, फलाना नहीं ठीक, अब बच्चे ने ये नहीं किया हुआ, काम नहीं किया हुआ। तो उसने कहा मेरे से नहीं सुनोगी, तुम्हारा जिस चीज में दिल करता है तुम वो कर लो। अच्छा। फिर उसके बाद जब कभी थोड़ा सा वो हुआ कि जी ये ऐसे, तो मैंने कहा मती ये तुमने किया था वादा कि तुम बोलोगे नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई नेवर सेड एनीथिंग। बिल्कुल सही। तो वरना मुश्किल होता, बहुत मुश्किल। अच्छा, वर्किंग मदर्स गिल्ट जो होता है, इसका मतलब वो गिल्ट कहीं आपके अंदर नहीं कि मैंने अपने बच्चों, मेरे अंदर नहीं है फरा। शायद उसकी वजह ये है कि मेरे बच्चे बहुत सीधे रास्ते पे चले, बहुत माशाल्लाह, ठीक है, इसके बावजूद, और ये अल्लाह की देन है शायद। जो मेरा बड़े वाला बेटा है जिसका मैं बताया, वो पिम्स में करे प्लास्टिक सर्जरी में वैसे, लेकिन उसने जब वो पिम्स में गया तो उसने सोचा कि नहीं मुझे कुछ करना है। ये गरीब लोग आते हैं जब इमरजेंसी में, कोई पुरसाने हाल नहीं होता कि कहाँ जाना है क्या। तो उसने वहाँ पे हेल्पिंग डेस्क के नाम से एक खुद से स्टार्ट किया विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम अस, लेकिन ही स्टार्टेड इट हिमसेल्फ। और उसमें उसने कोई 20-25 लोग एम्प्लॉय किए हैं, कुछ लोग जाके उसके साथ ऑनररी काम करते हैं, वो लोगों की सिर्फ हेल्प करते हैं। जो आता है उसको लेके जाते हैं, जिधर जाना है, एक्सरे कराना है, अभी आप चले जाए पिम्स की इमरजेंसी में तो हेल्पिंग डेस्क, और ये माशाल्लाह अभी वो बना है डॉक्टर, यानी उसको 1.5 साल हुए, लेकिन ही हैज स्टार्टेड दिस। तो ये उसके अंदर वो पैशन था जिसका मैं आपको बता रही हूँ कि मैं चाहती थी कि ये डॉक्टर बने। वो जो एक होता है कि एक पैशन, वो उसके अंदर, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। अगर शायद बच्चे किसी गलत रास्ते पे चल पड़ते या कुछ, मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और बहुत अच्छे उस लिहाज से कि कभी मुझे जिंदगी में, आप उनके टीचर्स से कभी पूछें, हमेशा ये होता है कि वी वांट टू सैल्यूट द पेरेंट्स के जैसे, माशाल्लाह। तो अगर वो शायद किसी, फिर मुझे शायद गिल्ट होता, अभी मुझे कोई गिल्ट। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने और गवर्नमेंट में पढ़ने का फ़र्क भी बता दीजिएगा। आप तो पढ़ाती हैं और अब आप कॉलेज ऑफ फिजिशियंस से भी मुंसलिक हैं। पिछले दिनों PMDC को ही पूरा ख़त्म कर दिया गया। वजह यही कि जनाब आप हर एक को ही देते जा रहे हैं, लाइसेंस देते चले जा रहे हैं। लेकिन पर्सनली मैं ये समझती हूँ कि क्या हमारे मुल्क की इतनी कैपेसिटी है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पे चल सकें? नहीं, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको रेगुलेट करना हमारा काम है, ठीक है। एक PMDC का, एक इदारे का, या गवर्नमेंट का, या जिसका भी, कि एक सर्टन मिनिमम स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना। टीचर्स पूरे हों, हॉस्पिटल फ्री हो, हॉस्पिटल चले उनके साथ, तो फिर तो प्राइवेट होने चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई कर सकते हैं, व्हाई नॉट। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि जो आया उसको देते जाएं, तो आप तो अपने मुल्क की डॉक्टरी को 0 पे ले आएंगे। बिल्कुल। तो आपको तो जो वर्ल्ड में एक रिकग्निशन है, अभी भी आप देखें पाकिस्तानी इंडियन डॉक्टर्स पूरी दुनिया में बहुत अच्छे नाम कमाते हैं, और जहां जाते हैं, ठीक है, उनको एक एग्जाम ही देना पड़ता है, लेकिन वो आगे चल पड़ते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड इस तरह से होता चला गया, जो कुछ कॉलेजेस की वजह से है, तो वर्ल्ड में शायद आपकी MBBS को भी ना माना। बिल्कुल। और फिर तो आप कोई एग्जाम देने के काबिल भी नहीं होंगे। तो ये तो आप अपने रास्ते खुद बंद करें। तो बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टेप लिया और सारा कुछ। मैं समझती हूँ कि इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। आप जरूर इजाजत दें। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, अगर हमारे, मैं ये समझती हूँ जितने हमारे DHQ हॉस्पिटल्स हैं, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेडिकल कॉलेजेस बना दें, ठीक है, वो जगह भी आबाद हो जाएंगी, लोगों का भी फायदा हो जाएगा, और वो जगह डॉक्टरों से आबाद हो जाएंगी, कम्युनिटी का फायदा हो जाएगा। जो आप हर वक्त रोते रहते हैं कि जी DHQs नहीं चलते, THQs नहीं, आप मेडिकल कॉलेजेस नए खोलने की इजाजत ही वहां पे दें, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। बिल्कुल सही जनाब। हम एक नजर अपने शाहजहानी पुलाव पे मार रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे? ये फरा तकरीबन हो गया, चावल भी हो गए हमारे दम पे हैं, ये बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें मैंने ये किया कि जब इसको थोड़ा सा भून के, तो मैंने अदरक और प्याज जो था वो पहले 2 मिनट पहले डाल दिया, फिर 2 मिनट बाद मैंने हरा प्याज और हरी मिर्च डाल दी और इसको मिक्स कर लिया। इसको मैंने रख दिया। ये हम अभी इसकी लेयरिंग करेंगे। और यहाँ पे चावल भी बिल्कुल तैयार हैं और फ्रेंच फ्राइज जो है मैं बना रही हूँ। बिल्कुल सही। अब आपने इनकी तहें जमानी, जैसे बिरयानी की हम तह लगाते हैं। जी, एक ही है, एक तह चावलों की है, उसके ऊपर एक तह ग्रेवी के है, और उसके साइड्स पे हम चिप्स डालेंगे और अंडों से गार्निश करेंगे। अच्छा, मुझे जो लग रहा है ये ड्राई नहीं होगा, क्योंकि जो आपने गोश्त बनाया वो भी ड्राई है और चावल भी ड्राई है। ये फर्क होगा तो इसी तरह ही, थोड़ा ड्राई पुलाव है, पुलाव तो इसी तरह होता है, थोड़ा ड्राई होता है। बिल्कुल सही। सो हम चखने के लिए तैयार हैं अब? बिल्कुल बिल्कुल, बस 2 मिनट मुझे चाहिए। ठीक, तो हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो हम शाहजहानी पुलाव भी चख के आपको बताएंगे। मुझे यकीन आप ईद पे रेसिपी अभी जब ईद के गोश्त से ट्राई करेंगे, एंजॉय करेंगे। ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात।
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हमने आपकी मुलाकात कराई एक बहुत कामयाब डॉक्टर जो कि प्रोफेसर ऑफ गायनी हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स में, जो कि हेड ऑफ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है मूली फैमिली हॉस्पिटल में, प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना चौधरी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाई। अच्छा, कुछ चीज़ें आपकी फील्ड से मुताल्लिक आप आई हुई हैं तो वो ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल बड़े रेलिवेंट। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताइएगा कि कितना ज़रूरी है, क्या आप सजेस्ट करती हैं, क्या किया जाए, रिकमेंड करती हैं कि ख़वातीन कैसे इस स्टेप को ज़िंदगी में मैनेज करें? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है फरा। हमारी कंट्री में पिछले 30 सालों से वही एक रेट चल रहा है 30% के करीब, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव रेट। और बहुत से लोग ना चाहते हुए भी उनकी प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, देन दे गो फॉर अबॉर्शंस, ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा किलर है। यानी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं करनी लेकिन अबॉर्शन खैर है। तो हालांकि अबॉर्शन जायज़ भी नहीं है और बाय लॉ भी परमिटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो आपको मिल जाता है। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्शन के मिथ्स इतने ज़्यादा हैं कि जी ये तो दिल पे चढ़ गया, ये तो फलानी, यानी आप सुन के खुद थोड़े बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, हर मेडिसिन के साथ थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आ भी सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर पूरा वर्ल्ड वो ले रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है कि आपने ये देखना है कि क्या आप बार बार प्रेगनेंसी के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये हर इंसान का अपना राइट है, लेकिन हमारा मसला ये है कि तकरीबन 25% ऑफ प्रेगनेंसीज अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और ये बहुत बड़ा रेट है, ठीक है। आपने कॉन्ट्रासेप्शन नहीं करनी लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसीज है। तो ये जो मिथ्स है ना, ये हमें निकालने की जरूरत है। और जो मैं 30% आपको बोल रही हूँ वो भी ये है कि जैसे वन टाइम यूजर, उससे तो कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये जो पिल्स आप रिकमेंड करी हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं उनके इस्तेमाल में कोई देखिए, हर चीज का, जैसे मैंने बताया, आप पैनाडोल भी अगर खाते हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपने हर चीज के छोटे मोटे हैं, लेकिन ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं हैं जो आपके लिए इन द लॉन्ग रन इतने डेंजरस हों कि आप वो खाएं ना और आप बच्चे पे बच्चा पैदा करते जाएं। ठीक है, ठीक है। आपकी कौम को जरूरत है, आप सड़कों पे निकल जाएं, आप हाल देखें, आप इकोनॉमी का हाल देखें, आपको खुद जरूरत है अपनी सेहत के लिए और अपने उन बच्चों की सेहत के लिए जो आप पैदा करते चले जा रहे हैं, और आपको ये समझ नहीं आ रही, ना आप उनको पढ़ा रहे हैं, ना आप उनको खिला रहे हैं, ना आप कुछ। रिज़्क तो अल्लाह पाक देता है, लेकिन ये तो नहीं है कि आपका की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी तो जिम्मेदारी है, एक शहरी होने की हैसियत से, एक अपने घर की हैसियत से। और आप देखें कि कुरान पाक में भी है कि 2 साल तक आप अपना दूध पिलाओ, और जब आप दूध पिला रहे होते हैं तो यूजुअली आप कंसीव, यूजुअली मैंने कहा, ठीक है, कर भी सकते हैं बहुत से लोग उस दौरान। तो इसका मतलब ये है कि 3 साल का गैप, और साइंस ने अब प्रूव किया है कि 3 साल का गैप अगर हो, ठीक है, ये तो शुरू से है कॉन्सेप्ट कि आप 2 साल तक पिलाएं, 2 साल के बाद अगर आप कंसीव करते हैं तो 3 साल का गैप हो गया। और अब बहुत सी जो तहकीक हुई उसमें साइंस ने ये प्रूव किया है कि 3 साल का गैप आइडियल गैप है पिछले बच्चे की सेहत के लिए और अगले बच्चे की सेहत के लिए और माँ की सेहत के लिए। बिल्कुल सही, ठीक। तो ये तो फिर आप खुद देखें जी। अरे वो कौन से कॉमन इश्यूज हैं जो आपने यहाँ पे ख़वातीन की हेल्थ के बारे में खास तौर पे ऑब्जर्व किए, मसाइल जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सामने आते हैं, और उनका क्या हल आप सजेस्ट करेंगे? मसाइल ही मसाइल हैं फरा। अगर आप देखें, मैं 2 जगह पे काम करती हूँ। एक मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ के लोग थोड़े एफ्लुएंट हैं, ज़ाहिर है, जो पे करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो खाने पीने की भी कैपेसिटी रखते हैं, वो बेहतर लोग हैं। एक वो है जो मैं एक फ्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, जैसे होली फैमिली में, आप यकीन करें कि आपको बस रोज़ आपका रोने ही को दिल करता है कि आप क्या करें, आप इस मुल्क की औरतों की हालत कैसे सुधारें। 2 ग्राम्स HB के साथ आ जाएंगे, ठीक है, और सब घर वाले गायब हो जाएंगे। भाई अब ये आपकी जिम्मेदारी है। कितने हमारे डॉक्टर, देखें, आप लोग डॉक्टर्स को ये कर गए, वो कर गए, कोई एक छोटी सी खबर, आप कभी अच्छी बातें नहीं करते। मैं मीडिया वालों की भी बात करूं, ठीक है, आप डॉक्टर्स की अच्छी चीजें दिखाएं। कितने डॉक्टर्स हैं खुद जाके ब्लड दे रहे हैं, ठीक है, उसके अपने रिश्तेदार उसको छोड़ के चले गए, आराम से वो साइन कर देते हैं कि जी ठीक है, मरती है मर जाए। आई मीन, हाउ कैन यू साइन ऑन सच अ थिंग कि जी हमें बता दिया गया, लेकिन हम खून का बंदोबस्त नहीं कर सकते। तो अगर इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, हो जाए, लेकिन अब हम एज डॉक्टर्स तो नहीं छोड़ सकते। फिर हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स में एक घुमाते हैं, अपने डॉक्टर्स को, किसका ब्लड ग्रुप ये है। अच्छा, एनीमिया एक बहुत बड़ा मसला, HB लेवल बहुत बड़ा मसला। अच्छा, इतना बड़ा मसला और बहुत बड़ा मेजर किलर आपका एनीमिया है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप में खून की कमी है और आपको थोड़ा सा भी ब्लीडिंग शुरू हो गई तो आप तो गए। और
फिर ब्लड का एक खौफ है लोगों को ब्लड देने का। भाई ब्लड तो हर बंदे को हर 6 महीने के बाद दे देना चाहिए आराम से, आपका ब्लड उतना ही बन जाता है आराम से, और आप कितने लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। हर डॉक्टर ने हर लेवल के ऊपर ब्लड दिया हुआ है किसी ना किसी उसको, पेशेंट को, अनरिलेटेड, क्योंकि उसके अपने रिश्तेदार छोड़ के चले गए। फिर तो यानी ये एनीमिया का एक मसला। फिर ये कि एंटीनेटल नहीं होते। मैं ऑप्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, गायनी की एक और कहानी है, लेकिन ऑप्स की जो है ना वो बहुत बड़ी कहानी है। आप देखिए हमारी माओ की अमवात कितनी ज्यादा है, और वो क्यों है? इसी वजह से नंबर पे है पाकिस्तान दुनिया में। आप सोचें टॉप 5 किसी चीज में, तो हम भी टॉप 5 पे हैं कि यहाँ पे है ये। और जब तक हम इसको एक, वही बात होती है, एक महाज के तौर पे, एक जिहाद के तौर पे इसको हम केटर नहीं करेंगे, ये कभी मरने बंद नहीं होंगे। अब आप देखें कि पेशेंट आपके पास आई है, उसको ऑलरेडी हीमोग्लोबिन 3 ग्राम्स है, 4 ग्राम्स है, ओवल उसकी नीचे है, अब आपने किया, अब आपने उसका यूट्रस भी, उसकी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही है, अब आप क्या करें? ठीक है, जिसके अपने रिजर्व ही नहीं है पेशेंट के, अब आप क्या करें? आपने ब्लड्स लगा दिए, वो ब्लड्स नहीं मिल रहे, ठीक है। और यानी ये इतने प्रॉब्लम्स हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के प्रॉब्लम्स इतने बेपनाह हैं। देखिए हम फ्री तो कर रहे, डॉक्टर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उधर रश इतना ज़्यादा है कि लोगों को शायद जो मेन शिकायत होती है वो ये होती है कि डॉक्टर सही तरीके से बात नहीं करते। डॉक्टर साहब, एक चीज़ इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और मेरा ख्याल है किया जाना चाहिए, वो ये कि जितने ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, जच्चा और बच्चा सेंटर्स या जचगी के सेंटर्स, वहाँ पे रेशो सिजेरियन की बहुत ज़्यादा है, जबकि सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन की रेशो नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई खातून आती है बच्चा पैदा करने के लिए, तो उसका बड़े ऑपरेशन के जरिए से ही बच्चा पैदा होना ज़रूरी हो जाता है, जबकि सरकारी अस्पताल में इसी मुल्क में बहुत सारी खवातीन नॉर्मल बच्चा पैदा कर रही हैं, वहाँ पे सिजेरियन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके ख्याल में ये जो एक सिजेरियन की प्रैक्टिस है, इसके बारे में आपका कॉमेंट कीजिए। देखिए सिजेरियन का रेट हमारे मुल्क में काफ़ी बढ़ गया है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। फ़र्क प्राइवेट में आपने कहा, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वो वाले जो केटर करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को और सारे रेफरल्स को केटर करते हैं, उनमें सिजेरियन का, जैसे अब हम अपनी बात करें होली फैमिली, हर तरफ से पेशेंट्स, जो मुश्किल पेशेंट है वो इधर रेफ़र हो जाता है, तो ज़ाहिर है फिर आपका रेट उसमें ज़्यादा होता है। प्राइवेट में ये कि देखिए, मैं कभी किसी की नीयत पे शक नहीं, मैं उन लोगों में से हूँ जो ये समझते हैं कि डॉक्टर कभी बुरा सोच नहीं सकता। आई डोंट नो, इंसान तो हर तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको, तो अगर आपको अपने डॉक्टर पे एतमाद है और वो उसका डिसीजन था, तो शायद वो उसका ठीक डिसीजन था। देखिए प्राइवेट में थोड़ा सा मसला ये होता है कि मैं आपको बताऊं कि लोग काफ़ी एज पे होते हैं, थोड़ी सी पेन्स आए, मेजॉरिटी लोग खुद नहीं लेते। अच्छा, अब उनको कहें कि जी एपिड्यूरल लगवा लें, एपिड्यूरल एक पेनलेस डिलीवरी, वो माएँ सासें वो नहीं लगवाने देती, नहीं जी उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा पेन्स, नहीं जी आप पेन्स आ रहे हैं, आप कुछ करें, आप कुछ करें, आप कुछ करें। भाई आप क्या करें, पेन्स तो आने हैं। हाँ। अच्छा, इस वजह से वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, और लड़कियाँ खुद भी मेजॉरिटी अब जो है वो बहुत ज़्यादा लेना नहीं चाहते। तो अगर खुद आप हौसले से करें, तो प्राइवेट में ये होता है कि चूंकि वन मैन शो होता है, एक ही बंदे ने डिसीजन करना है और एक ही बंदे ने वो करना है, और ये लोग थोड़े नाजो नखरों में पले हुए लोग होते हैं निस्बत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, वो बेचारे बहुत सी तपश में से निकले होते हैं, तो उनको वो लेबर पेन्स सही जाते हैं आराम से, और वो ये चाहते हैं कि नॉर्मल। इधर लोगों का अपना ट्रेंड बहुत ज्यादा उस तरफ को जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन अगर उसके बावजूद डॉक्टर का डिसीजन है, तो फिर उसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि आपको अपने डॉक्टर पे एतमाद होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का और हमारे साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करने का। मुझे यकीन है कि आपकी बहुत सारी बातों से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, और बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ जो कि ज़िंदगी में हम बहुत ख़वातीन जो कि डॉक्टर बन रही होती हैं या किसी और प्रोफेशन में होती हैं, उनको बहुत सारी गाइडेंस जो मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। जनाब तलत ने अपना शाहजहानी पुलाव जो है वो तैयार कर लिया, आपके सामने हमारी रेसिपी जो है वो डिस्प्ले पे, जिस तरह से आप इसे प्रेजेंट करेंगे और सर्व करेंगे, ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन आप एंजॉय करेंगे। साथ रहे आप, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया। आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल, फिर अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।